गाइस, आज कोई भी स्टूडेंट नहीं है यहाँ पे। कोई इशू नहीं है इसमें। तो जो हमारा प्रीवियस जो टॉपिक था, द टॉपिक वाज होमोजेनस सिस्टम ऑफ इक्वेशन, सॉरी, नॉन होमोजेनस सिस्टम ऑफ इक्वेशन, एंड टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस होमोजेनस सिस्टम ऑफ इक्वेशन। तो हमारा आज का टॉपिक, तो होमोजेनस सिस्टम ऑफ इक्वेशन को समझने के लिए मैं एक क्वेश्चन यहाँ पर एग्जांपल ले रहा हूँ। जस्ट एन एग्जांपल हियर, just for example is see, uh, 3x minus y plus z equal to 0 minus 15x plus y minus 5z equal to 0, 5x minus 2y plus 2z equal to। अब सवाल ये है कि ठीक है, सिस्टम ऑफ इक्वेशन हमने पढ़ लिया है। अब वर्ड पे जाइए, वर्ड इज कॉल्ड होमोजेनस सिस्टम ऑफ इक्वेशन। तो पहले प्रीवियस लेक्चर में हम डिस्कस कर चुके हैं व्हाट इज होमोजेनस सिस्टम ऑफ इक्वेशन। मैं यहाँ फिर से एक बार बताता हूँ। आप जरा ऑब्जर्व कीजिए कि x का डिग्री, y का डिग्री और z का डिग्री, मतलब whenever in any system of equation the degree of all variables are same are called homogeneous system of। अब हमने कुछ ऐसा पढ़ा था नॉन होमोजेनस सिस्टम ऑफ इक्वेशन में, ए एक्स इक्वल टू सी। आप देख सकते हैं कि राइट हैंड साइड वाला ये जो पोर्शन है, इस पोर्शन में सी का जो वैल्यू है वो है 0, और इसके 0 होने के कारण ही ये क्या हो सकता है, ये हो पा रहा है होमोजेनस। आप देख सकते हैं कि हमने नॉन होमोजेनस में ऑगमेंटेड बनाया था। ऑगमेंटेड मैट्रिक्स क्या था, दो मैट्रिक्स को क्लब करो, ए और सी, और क्लब करने के बाद जो न्यू मैट्रिक फॉर्म होता है वो होता है ऑगमेंटेड मैट्रिक्स। बट अगर आप इस केस में देखेंगे यहाँ कि इक्वल टू 0 है। अब अगर ये इक्वल टू 0 है, दैट मीन्स व्हाट, मतलब क्या हुआ, मतलब ये हुआ कि यहाँ ऑगमेंटेड फॉर्म नहीं होगा। मतलब अगर आप ज्यादा मोटा मोटा एनालाइजेशन यहाँ पे करें, तो होमोजेनस सिस्टम ऑफ इक्वेशन इज टोटली डिपेंड्स अपॉन, जैसे आप बोल सकते हैं। तो आपको मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ यहाँ पर, यहाँ कहीं एक एग्जांपल आप जरा देखिए। दैट वाज नॉन होमोजेनस सिस्टम ऑफ इक्वेशन। ऑगमेंटेड ऐसा बनता था, ऐसा कुछ 1 2 1 0 1 2 2 0, एंड मान लीजिए यहाँ पर 1 है, यहाँ था 1 2 और 3। ये एग्जांपल में ले रहा हूँ, और मैं जरा कंसिडर केस पूरे आपको बता रहा हूँ कि कौन कौन से केस हमने, मैंने लास्ट वाला। सर आप देखिए, रैंक ऑफ rank of B है 3. What was the rank? How we can evaluate the rank? Number of non-zero row, and the number of non-zero row is 3. If we evaluate the rank of A, that is non-zero row is only A. This portion is A and this portion is C, and ये एक डाइवर्शन है बीच में आपको पता लगाने के लिए कि A कौन है और C कौन है। तो रैंक ऑफ A 2 हो रहा है, तो ये क्या हो गया, ये आपका हो गया नो सोल्यूशन। ओके, तो केस नंबर 1, ये नॉन होमोजेनस के तीनों केस बता रहा हूँ। फिर यहाँ 1 लिख देते हैं। अब आप जरा देखिए, रैंक ऑफ बी और रैंक ऑफ ए दोनों ही कितना हो गया, दोनों ही 3 हो गया, और नंबर ऑफ वेरिएबल भी 3 हो गया, तो ये यूनिक सोल्यूशन हो गया। ये दूसरा केस पढ़ा था हमने। और लास्ट जो हमने केस पढ़ा था वो कुछ ऐसा था, रैंक ऑफ बी दैट इज 2, रैंक ऑफ ए इज अगेन 2। तो रैंक ऑफ ए एंड रैंक ऑफ बी 2, बट नंबर ऑफ वेरिएबल कितने होंगे, एक्स यहाँ पर आ जाएगा 2y एंड 3, सॉरी जेड, हो गया 3 वेरिएबल। तो रैंक ऑफ एंड रैंक ऑफ बी इज इक्वल टू 2 व्हिच इज लेस देन 3, दैट इज नंबर ऑफ वेरिएबल। तो ये हो गया इनफाइनाइट सोल्यूशन। ये केस क्यों बता रहा हूँ, समझा रहा हूँ। तो इसलिए कि नॉन होमोजेनस में देयर वर 3 केसेस। नंबर 1 नो सॉल्यूशन, नंबर 2 यूनिक सॉल्यूशन, एंड नंबर 3 इज इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन। ओके,
क्या होमोजेनस सिस्टम ऑफ इक्वेशन में भी 3 केस आएंगे? जरा अपन जरा एक बात बताइए, नो सॉल्यूशन केस अगर होना है, नो सॉल्यूशन केस अगर होना है, मैंने फिर से चेंज कर दिया, उसके लिए 2 कंडीशंस है। 2 कंडीशंस में फर्स्ट कंडीशन इज जो ए का जो रैंक है, मतलब ऐसा बोल लो कि लास्ट रो 0 है। व्हाटएवर द ऑर्डर ऑफ ए, आई डोंट नो, ये वाला जो लास्ट रो है ये 0 होना चाहिए। यहाँ कोई नंबर, नॉन जीरो नंबर एटलीस्ट 3 की प्लेस पे तो होना चाहिए, यहाँ 0 हो तो चलेगा। लेकिन जो अब हम पढ़ रहे हैं, हम होमोजेनस पढ़ रहे हैं, होमोजेनस में ये सी वाला पोर्शन तो हमेशा 0 रहेगा। मतलब मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, ये जो सी है ये तो हमेशा 0 रहेगा, ये इस तरह से। अगर ये इस तरह से 0 रहेगा, लास्ट रो में 0 ले आए और ए की रैंक को कम कर ले, बट ए की रैंक कितनी हो जाएगी यहाँ 2। अब अगर ए रैंक ऑफ ए अगर यहाँ 2 हो रहा है, तो नो सोल्यूशन कब होता है? जब रैंक ऑफ ए और रैंक ऑफ बी दोनों नॉट इक्वल होता है। तो रैंक ऑफ बी तो कभी बढ़ ही नहीं पाएगा, बिकॉज यहाँ 0 है। इनफैक्ट मैं ऑलरेडी बोल चुका हूँ कि होमोजेनस में ऑगमेंटेड बनेगा ही नहीं। क्यों नहीं बनेगा? क्योंकि ये 0 वाला पोर्शन रहेगा ही नहीं। तो तो हम टॉपिक पढ़ रहे हैं यहाँ, यहाँ पर यहाँ पर ऑगमेंटेड बनना ही नहीं है, और वो पूरी तरह से इसके ऊपर डिपेंड करेगा। नो बी ओवर हियर, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ ए होगा। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर, ये मान लीजिए यहाँ पे 3 होता, तो ये क्या हो गया बताइए? रैंक ऑफ ए कितना होगा? 3। और रैंक ऑफ ए अगर 3 हो गया, तो 3 क्या है? नंबर ऑफ वेरिएबल एक्स वाई एंड जेड। तो यहाँ मैं क्वेश्चन बाद में सॉल्व करूंगा, पहले मैं एक केस लिख रहा हूं। दैट इज केस 1, if rank of A equal to, मैं I am using n because ये 3 क्रॉस 3 से हम समझ जरूर रहे हैं, बट हम इसको n से ही देखेंगे। कोई भी ऑर्डर हो सकता है। तो ये जो n है ये कौन है? ये है नंबर ऑफ वेरिएबल। मतलब जो भी क्वेश्चन आया, क्वेश्चन है का जो ए मैट्रिक उठाओ और इस ए मैट्रिक की रैंक निकालो। अब आप जरा देखिए कि अगर आप ए मैट्रिक की रैंक निकालते हैं और वो रैंक दिए हुए नंबर ऑफ वेरिएबल की इक्वल आ जाती है, इसमें नंबर ऑफ वेरिएबल कितने हैं? 3 है, तो इसकी रैंक अगर 3 आ जाती है, तो हम कहेंगे कि देन सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैज ट्राइवल सॉल्यूशन, TRIVAL सॉल्यूशन। और अगर आप मेरा प्रीवियस लेक्चर देखेंगे, तो वहां मैंने रैंक ऑफ ए इक्वल टू नंबर ऑफ वेरिएबल के लिए मैंने वर्ड यूज करा था कंसिस्टेंट, कंसिस्टेंट एंड यूनिक सॉल्यूशन। तो आप जरा समझिएगा, वर्ड पे जाइए कि रैंक ऑफ इक्वल टू नंबर ऑफ वेरिएबल जब नॉन होमोजेनस में होता है, नॉन होमोजेनस में होता है तो हम कंसिस्टेंट एंड यूनिक बोलते हैं, और जब होमोजेनस में होता है तो हम उसको ट्राइबल बोलते हैं। तो नॉट कंफ्यूज एट द टाइम ऑफ एग्जामिनेशन कि अगर कोई आपको ट्राइबल सॉल्यूशन बोलता है या कंसिस्टेंट एंड यूनिक सॉल्यूशन बोलता है, वो दोनों एक ही है। स्टूडेंट को थोड़ा सा डाइवर्ट करने के लिए यहाँ पर बोला जाता है कि फॉर एग्जांपल आपको एग्जामिनर ने दे दिया एक होमोजेनस का क्वेश्चन, होमोजेनस सिस्टम ऑफ इक्वेशन का क्वेश्चन एग्जाम में आ गया, और स्टूडेंट रट के चला गया है कि यार उसमें तो ट्राइबल और नॉन ट्राइबल टाइप के वर्ड होते हैं, और ऑप्शन में आपको वो मिल ही नहीं रहे, तो वो ऑप्शन में आपको दे देंगे कंसिस्टेंट एंड यूनिक। इसका उलट ऐसा, मान लीजिए कि एग्जाम में नॉन होमोजेनस सिस्टम ऑफ इक्वेशन आया, और नॉन होमोजेनस सिस्टम ऑफ इक्वेशन में आप सोच रहे हैं कि यहाँ पे तो 3 सॉल्यूशन पॉसिबल है, नो सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन, या नॉन ट्राइबल टाइप के ऑप्शन दे दिए। प्लीज इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है, वो सिर्फ वर्ड है, जिसने जो रिसर्च की उसने उसके हिसाब से नाम दे दिया। बट मैं यहाँ क्या कह रहा हूँ, रैंक ऑफ इक्वल टू नंबर ऑफ वेरिएबल, तो आपको रैंक तो निकालनी है। अब अगर आपको रैंक निकालनी है, तो रैंक निकालने के कितने तरीके होते हैं? एक होता है तरीका, जब ऑर्डर ज्यादा हो तो उस समय आप क्या कर लें, कभी भी रैंक का ऑर्डर आपको ज्यादा मिले, सॉरी मैट्रिक का ऑर्डर आपको ज्यादा मिले, देन यू कैन यूज रो ऑपरेशन, जैसे लाइक
4x4 5x5 मिल रहा है। अगर बाई चांस मैं और करके एक और लाइन लिख रहा हूं यहाँ, अगर 3x3 मिल गया या कोई स्टूडेंट कंफर्टेबल है 3x3 से बड़े ऑर्डर के लिए, तो वो चाहे तो वो डिटरमिनेंट निकाल सकता है। डिटरमिनेंट अगर डिटरमिनेंट नॉट इक्वल टू जीरो आ जाए, तो डिटरमिनेंट नॉट इक्वल टू जीरो मैं लिख देता हूँ। डिटरमिनेंट नॉट इक्वल टू जीरो का मतलब भी यही होता है कि दैट इज rank of A equal to number of variable. This is what I want to tell you guys. तो आप ऑर्डर मतलब ऑर्डर लगाइए ही मत, डायरेक्टली डिटरमिनेंट निकालिए। डिटरमिनेंट जैसे ही आपका नॉट इक्वल टू जीरो आया तो डायरेक्टली आप यहाँ पर कह सकते हैं कि देन अगेन देयर शुड बी अ राइवल सोल्यूशन। ओके, या आप कह सकते हैं यूनिक सोल्यूशन। मैंने कंसिस्टेंट वर्ड नहीं लिखा है, कोई टेंशन वाला बात यहाँ पर एक। बट क्या ये नेसेसरी है कि हर बार केस सेकंड में हम यहाँ पर देखें? हाँ, अब अगर अपन देखें सेकंड, क्या ये नेसेसरी है कि आप जब भी रैंक ऑफ ए निकालें, रैंक ऑफ ए नंबर ऑफ वेरिएबल्स के इक्वल आ जाए? कोई जरूरी नहीं। ये बात मैं ऑलरेडी कह चुका हूँ कि रैंक में जो भी उसका ऑर्डर होता है रैंक उतनी ही होगी। फॉर एग्जांपल आई एम टेकिंग मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर 4x4, तो डेफिनेटली देयर आर 4 वेरिएबल एग्जिस्ट। डिटरमिनेंट या रैंक आप सिस्टम ऑफ इक्वेशन में देखते हैं, अगर ऑर्डर ज्यादा होगा, जितना ज्यादा ऑर्डर होगा उतने ज्यादा वेरिएबल्स हो जाएंगे। लेकिन कभी भी आपके क्वेश्चन में ऐसा नहीं होता कि वेरिएबल से ज्यादा इक्वेशन हो जाए। हमेशा इक्वेशन जो होगी वो या तो नंबर ऑफ वेरिएबल के इक्वल होगी या वो लेस देन होगी नंबर ऑफ वेरिएबल्स की। अब अगर नंबर ऑफ वेरिएबल्स के लेस हो जाए, जैसे आप देखिए ऊपर एग्जांपल जो मैंने दिया है, उस एग्जांपल में अगर आप यहाँ देखेंगे तो दिस एग्जांपल शोज की रैंक ऑफ ए इक्वल टू नंबर ऑफ वेरिएबल दैट इज 3। तो आप डायरेक्टली बोल सकते हैं यहाँ पर इस केस में कि ये क्या देगा, ये आपको ट्राइवल सॉल्यूशन देगा। बट इफ आई अगेन took an example 1 2 1 0 1 2 and if this would happen, then what is this? Rank of A is what? 2। नंबर ऑफ वेरिएबल कितने हैं? यहाँ x हो जाएगा, ये y हो जाना है और ये z हो जाना है, तो दैट इज 3 लेस देन 3। और ये क्या शो करेगा? नंबर ऑफ वेरिएबल को। उस समय क्या होगा? नॉन होमोजेनियस को याद कीजिए, देयर वर 3 पॉसिबल सॉल्यूशन। एक था कंसिस्टेंट एंड यूनिक, तो मैं ऑलरेडी ले चुका हूँ। एक कौन सा था क्वेश्चन? नो सोल्यूशन था। आपको और हमको पता है कि नो सोल्यूशन पॉसिबल ही नहीं है, तो ये क्या कहलाएगा? ऐसे केस में आप इसको कहोगे कि then system of equation then system of equation as नॉन ट्राइवल। देखिए वर्ड पे जाइएगा, नॉन ट्राइवल सोल्यूशन, या आप इसको कह सकते हैं कंसिस्टेंट एंड इनफाइनाइट मेनी सोल्यूशन। मतलब नॉन होमोजेनियस का इनफाइनाइट यहाँ आके नॉन ट्राइवल होता है और यहाँ का नॉन ट्राइवल वहां जाके कंसिस्टेंट एंड इनफाइनाइट मेनी सोल्यूशन हो गया। मैं हाईलाइट इसलिए कर रहा हूँ कि ये बेहद इंपॉर्टेंट। अब जरा आप देखिए इस बारे में बात। अब अगर रैंक ऑफ ए नंबर ऑफ वेरिएबल से कम हो जा रहा है, तो आप ये देख रहे हो ऊपर एग्जांपल है, इसमें एक जीरो रो है, तो एक जीरो रो है तो डेफिनेटली इसका जो डिटर्मिनेंट है वो क्या रहा होगा? वो तो जीरो ही रहा होगा। तो हम डायरेक्टली कहेंगे कि इफ डिटर्मिनेंट इक्वल टू जीरो। अगर आपको याद हो तो नॉन होमोजेनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशन में जब मैं पढ़ा रहा था तो मैंने आपसे कहा कि अगर डिटर्मिनेंट का वैल्यू नॉट इक्वल टू जीरो तो डायरेक्टली यूनिक बोल सकते हैं, वो यहाँ भी बोल सकते हैं। वहां पर एक प्रॉब्लम था कि कभी भी डिटर्मिनेंट की वैल्यू इक्वल टू जीरो आती थी तो मैंने एक प्रोसेस बताई कि आप ऑगमेंटेड बनाइए, ऑगमेंटेड बनाने के बाद आप ऑपरेशन लगाइए और जो भी आगे प्रोसेस। क्योंकि डिटर्मिनेंट जीरो होने के बाद देयर वर टू पॉसिबिलिटी ऑफ सॉल्यूशन। वन फर्स्ट वन वाज नो सॉल्यूशन एंड द सेकंड वन वाज कंसिस्टेंट एंड इनफाइनाइट सॉल्यूशन। बट इन दिस केस
हमें तो पहले से पता है कि क्या नहीं है, क्या नहीं है। इसका नो सॉल्यूशन तो हो ही नहीं सकता, यूनिक भी नहीं हो सकता क्योंकि डिटरमिनेंट 0 है। तो इसका मतलब भी क्या हुआ? यहाँ लिख देता हूँ, दैट इज rank of A is less than number of variables, then आप इसको कह सकते हैं it has a non trivial solution। तो अब और आप इसको बोल सकते हैं इनफाइनाइट मैनी, इसको भी हम इससे अंडरलाइन कर देते हैं। अब जरा आप एक बात देखिए, ये बड़ा इंपॉर्टेंट। अब जरा आप ये बात समझना कि मैंने आपको डिटरमिनेंट बता दिया या कुछ बता दिया, इसका मतलब ये नहीं कि इन एवरी क्वेश्चन यू आर गोइंग टू इट्स डिपेंड अपॉन द ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। अब जरा वो क्वेश्चन जो हम कर रहे थे वो हम फिर से लेते हैं। अब जरा आप यहाँ पर क्वेश्चन देखिएगा, 3x minus y plus z equal to 0 minus 15x plus 6y minus 5z equal to 0, 5x minus 2y plus 2z is homogeneous or not? 0। ओके। अब अगर अपन यहाँ देखें तो हमें क्या करना है? नाउ we have to evaluate the, जैसे मैंने आपसे नॉन होमोजेनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशन में कहा था कि व्हाट इज 1 एंड टाइप 2, तो ये क्वेश्चन भी किसका होता है? टाइप 1 का है। व्हाई इट इज टाइप 1? बिकॉज इसमें कोई भी अननोन पैरामीटर एग्जिस्ट नहीं कर रहा, कोई एग्जिस्ट नहीं कर रहा। अगर कोई अननोन पैरामीटर यहाँ एग्जिस्ट करता है तो डायरेक्टली आप उसको टाइप 2 में लेकर जाओ, तो टाइप 1 कोई बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं है। अब हमें क्या करना है? हमें ये पता लगाना है कि whether the system of equation gives a trivial or a non trivial solution। one more thing, मैं भूल गया, मैं एक चीज आपको मैं ऊपर यहाँ पे बता दूं कि आपसे कोई कहता है कि ट्राइवल सोल्यूशन, ये देखिए ये तो ट्राइवल सोल्यूशन का मतलब क्या होता है? यहाँ पर ट्राइवल सोल्यूशन का मतलब क्या होता है? दैट इज, उसका सोल्यूशन है x इक्वल टू 0। x इक्वल टू 0 का मतलब क्या है? मतलब इसका सिर्फ एक ही सोल्यूशन है। मतलब कोई भी सिस्टम ऑफ इक्वेशन आप सोचिए यहाँ नीचे आइए, यहाँ देखिए सिस्टम ऑफ इक्वेशन का क्या मतलब है? अल्टीमेटली हमें इसको सेटिस्फाई करना है, और सेटिस्फाई करना है मतलब आप खुद सोच सकते हैं कि एक्स, वाई और जेड, अगर मैं इन तीनों को 0 पुट कर दूं तो 0 इक्वल टू 0 हो जाना है ना? ये होगा, ये वाला सोल्यूशन हम ले सकते हैं या नहीं ले सकते हैं, ये चेक कर रहा है। कॉल्ड ट्राइवल सोल्यूशन। अब ये किसके ऊपर डिपेंड करेगा? ये डिपेंड करेगा आपके ए के। चलो ए ले लेते हैं यहाँ पर। आप देखिए यहाँ पर मैं ए ले रहा हूँ, 3 माइनस 1 1 माइनस 15 6 एंड माइनस 5 5 माइनस 2 एंड 2। अब ये मैंने आपको दे दिया, आपको दिख रहा है कि इसका ऑर्डर 3 क्रॉस 3 है। अब इट इज अप टू यू। जैसे मैं देख रहा हूँ कि अरे ये तो 3 क्रॉस 3 है, तो मैं एक काम कर लेता हूँ, मैं यहाँ पर इसका डिटर्मिनेंट निकाल लेता हूँ। Why I'm taking determinant? Because using the determinant method, we can also evaluate the rank of A. But हर क्वेश्चन में आपको लेना है या नहीं लेना है, ये आपको थोड़ा सा मैनेज करना है, क्योंकि इसका ऑर्डर 3 क्रॉस 3 है, और ऑर्डर मुझे वो वन बनाने का जो मेथड था वो थोड़ा मुझे कम मदद कर रहा है। वैसे तो हो जाएगा, थोड़ा बहुत ट्राई करेंगे, बट इट टुक अ लॉन्ग टाइम। अब जरा अपन देखिए यहाँ पर, ये 3 क्रॉस 3 हो गया, के साथ सॉल्व करते हैं। 12 माइनस 10, 12 माइनस 10 प्लस 1, 1 के साथ सॉल्व करें तो कितना हुआ है? -30, और माइनस कर रहे हैं, ये प्लस हो गया 25 हो गया। और लास्ट देखें, +1 के साथ अगर ये देखें तो ये 30 और -30 दैट इज 0। अगर हम यहाँ देखें डिटर्मिनेंट, जिसका ऑर्डर 3 क्रॉस 3 है, ये हो गया 6 माइनस 5 दैट इज 1 विच इज नॉट इक्वल टू 0।
एंड वी नो दैट अगर डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू 0 है, देन इट विल हैव देन इट विल हैव क्या कह सकते हैं, राइवल सोल्यूशन। मतलब आप और मैं ये कह रहे हैं दैट इज कि इसका सिर्फ एक ही सोल्यूशन हो सकता है, दैट इज x इक्वल टू, ओके, ठीक, ये हो गया। अब सेम अगर इसी क्वेश्चन में आप सोच लें कि डिटर्मिनेंट की वैल्यू अगर 0 आ जाती तो क्या होता। अगर डिटर्मिनेंट की वैल्यू यहाँ पर 0 आ जाती, मान लीजिए कि 0 आ जाती वैल्यू, तो आप ये कह सकते हो कि रैंक लेस देन नंबर ऑफ वेरिएबल हो गई, और डायरेक्टली आप बोल दो कि नॉन ट्राइवल। अब नॉन ट्राइवल का मतलब ये हो गया कि x इक्वल टू 0 के अलावा भी इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन है, वहां पर k रखो और k रख के सॉल्व करो, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, टाइप 2 को भी जरा समझने की कोशिश, आप देखिए, x प्लस लेमड़ा वाई प्लस 3z इक्वल टू 0। सेकेंड वन इज 4x प्लस 3y plus lambda z equal to 0. And last one is 2x plus y plus 2z equal to 0. अब आप देख सकते हैं इस क्वेश्चन में, आप ये टाइप 2 हो गया, अभी आगे तो कुछ लिखेंगे टाइप 2। Why it is type 2? Because unknown parameter exists. अच्छा, एक और बात, वहां पर आपको अननोन पैरामीटर लेफ्ट में या राइट में, इसकी चिंता नहीं करना है। नॉन होमोजेनस में तो राइट में कुछ होता था, सी एग्जिस्ट करता था, C was non-zero. Then there were a possibility of existence of a known parameter on right hand side also. In this case, only left. अब आगे क्वेश्चन, as as a तेरा ये as a non-trivial या एक सेकंड, as a ट्राइवल सॉल्यूशन, ये बोल रहा है कि ये ट्राइवल सॉल्यूशन दे रहा है, देन लैम्बडा इक्वल टू क्वेश्चन, उन्होंने कहा कि अगर ये क्या है, अगर ये ट्राइवल सॉल्यूशन देता है तो लैम्बडा की वैल्यू, तो आपको पता है कि ट्राइवल सॉल्यूशन कब होता है, ट्राइवल सॉल्यूशन होता है कब, जब रैंक ऑफ ए नंबर ऑफ वेरिएबल की इक्वल हो, दूसरा कि डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू। अब आपको क्या करना है, अब आप देख रहे हो कि यहाँ पर ये 3x3 का ही मैट्रिक होगा, 3 वेरिएबल है, तो बिकॉज यहाँ पर ट्राइवल सॉल्यूशन दिया हुआ है, दैट इज व्हाई आई एम टेकिंग डिटर्मिनेंट। और डिटर्मिनेंट लेना है इसका मतलब ये नहीं है कि डिटर्मिनेंट लेना ही इनफ है, आपको ये भी याद रखना है कि यू हैव टू टेक डिटर्मिनेंट व्हिच इज नॉट इक्वल टू 0। नॉट इक्वल टू 0 क्यों है ना, व्हाई वी आर टेकिंग नॉट इक्वल टू 0, बिकॉज इट इज गिवन। मैं यहाँ पर हाईलाइट कर देता हूँ, ये गिवन है, ये गिवन है ट्राइवल, एंड दैट इज व्हाई आई एम टेकिंग नॉट इक्वल टू 0। नाउ इफ यू सॉल्व हियर, टू द 6 माइनस ये लैम्बडा हो गया, माइनस लेमड़ा के साथ अगर आप देखेंगे तो 8 माइनस 2 लेमड़ा हो गया, प्लस 3 के साथ। अच्छा, एक बात और, ये जो अपना क्वेश्चन है, जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे, हमारी डिपेंडेंसी, क्योंकि एग्जाम में मैक्सिमम जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो डिटरमिनेंट के आसपास घूमते हैं। अब स्टूडेंट ये सोचता है वाह सर ने बहुत अच्छी बात बताई, जैसे ऊपर वाला क्वेश्चन देखिए, ऊपर वाले क्वेश्चन में यहाँ पर डिटरमिनेंट की वैल्यू मेरी 1 आई, नॉट इक्वल टू 0 आया, तो मैंने डायरेक्टली क्या बोल दिया, ट्राइवल सॉल्यूशन। लेकिन मैं ये तब कह सकता हूँ जब मेरे अंदर डिटरमिनेंट निकालने की एक्यूरेसी हो। अब अगर फॉर एग्जांपल मैं इस डिटरमिनेंट को निकाल रहा हूँ और मान लो मैंने तो एग्जाम कैलकुलेशन मिस्टेक ही कर दिया और डिटरमिनेंट का वैल्यू 0 आ गया, तो ये सब जो हम पढ़ रहे हैं ये कोई काम का नहीं है, देयर इज नो वर्थ, बिकॉज वी आर डूइंग अ कैलकुलेशन मिस्टेक, और वो एटलीस्ट यहाँ अपने इस एग्जाम में तो बिल्कुल भी पॉसिबल तो नहीं होना चाहिए। ओके, चलिए देखते हैं। अब अगर मल्टीप्लाई कर देते हैं अंदर, तो ये क्या हो गया, -8 लैम्बडा प्लस 2 लैम्बडा स्क्वायर इनटू -6 दैट इज -2 दैट इज -6 नॉट इक्वल टू 0, और ये कैंसिल हो गया। अगर आप यहाँ देखें ये कितना हुआ, -9 लैम्बडा प्लस 2 लैम्बडा स्क्वायर नॉट इक्वल टू 0। बहुत सारे स्टूडेंट यहाँ पर
टू लेमड़ा स्क्वायर को राइट हैंड साइड ले जाके लेमड़ा कैंसिल कर देते हैं। कभी भी वेरिएबल या पैरामीटर्स की डिग्री कैंसिल नहीं होती। 10th क्लास से पढ़ते हुए आ रहे हैं, whatever the degree of variable or the degree of parameter, that number of roots we must have. Now I am taking common minus lambda over here. 9 lambda minus, sorry, 9 बचेगा। 9 minus 2 lambda is not equal to 0. Then we have a value lambda not equal to 0 and lambda not equal to जाएगा 9 by 2. So these are the values of lambda for having trivial solution. क्वेश्चन में दो क्वेश्चन कैसे हो सकते हैं? यहाँ पे ट्राइवल की बजाय आप नॉन ट्राइवल यूज करें। अगर आप यहाँ पर नॉन ट्राइवल मान लो एग्जामिनर आपको दे देता है तो क्या होगा? तो क्या होगा? आपको डिटरमिनेंट की वैल्यू इक्वल टू 0 लेकर चलना पड़ेगी, तो आपके जो सॉल्यूशंस हो जाएंगे वो सेम रहेंगे बट इक्वल टू 0 और इक्वल टू 9/2। ओके, कुछ और आगे देखते हैं। कुछ चीजें हैं जो यहाँ पर दो तीन चीजें इंपॉर्टेंट है। अब ये क्वेश्चन मेरा करवाने का जो रीजन होता है, रीजन दो तीन होता है, बात भी कर लेंगे यहाँ पर। आप क्वेश्चन है 2kx minus 2y plus dz equal to 0. Now x plus ky 2z equal to 0 and 2x plus kz equal to 0. यहाँ तक तो ठीक है, ये हमको एग्जाम में समझ में आ गया कि ये एक होमोजेनस सिस्टम ऑफ इक्वेशन, ये चला समझ में आया। बट आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन में क्या पूछा हैज, देखिएगा आगे, हैज नॉन ट्राइवल सोल्यूशन ही गिवन दिया हुआ है। नॉन ट्राइवल सोल्यूशन मतलब इसका मतलब ये है कि ये आधी बात अपन कर लें कि ये टाइप 2 का हो चुका है बिकॉज अननोन पैरामीटर एग्जिस्ट है। नोटिस कीजिएगा मेरे पूरे लेक्चर में मैंने मान लो इस टॉपिक पे सिस्टम ऑफ इक्वेशन पे प्रीवियस और ये लेक्चर मिला के लगभग में 10 क्वेश्चन अभी करवाए। इस क्वेश्चन पे भी हम बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे, बट ये जो 10 क्वेश्चन है इसमें मैक्सिमम मैंने कोशिश की है कि मैं अननोन पैरामीटर के क्वेश्चन, तो 70 to 80% चांसेस इन एग्जामिनेशन और अननोन पैरामीटर टाइप क्वेश्चन, टाइप 2 बोल सकते हैं। अब यहाँ तक नॉन ट्राइवल आया, वहां तक भी ठीक है। हाँ, आपको और मुझे पता चल गया कि मुझे डिटरमिनेंट सॉल्व करना है और डिटरमिनेंट की वैल्यू इक्वल, पर आगे क्या लिखा हुआ है? ट्राइवल सॉल्यूशन, देन रियल रूट ऑफ a इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। अब इन्होंने वर्ड बोला है रियल रूट ऑफ a इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। वैसे ये क्वेश्चन मुझे बहुत पसंद है, मैंने बदला नहीं आज तक क्वेश्चन। ये क्वेश्चन जिस साल एग्जाम में आया था उस साल ऑप्शन था, ये मोस्ट प्रॉब्ली 17 या 16 इलेक्ट्रिकल ईसी ब्रांच। हाँ, बट रिसेंट अगर आप देखेंगे अभी अभी 2019 में सिविल ब्रांच में सेम क्वेश्चन आया और उसमें भी रियल रूट ऑफ के पूछा। कंप्यूटर साइंस में लगातार इस तरह के क्वेश्चन आ रहे हैं। सवाल क्या है, मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ सर आप देखते हैं, मैं आपको बताता हूँ। आइएगा सोल्यूशन पे आते हैं। एक बात क्लियर हो चुकी है, यहाँ क्या गिवन है। अब मैं यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट लाइन है वो हाईलाइट कर देता हूँ। एक तो नॉन ट्राइवल इज द इम्पोर्टेंट, ये जो ग्रीन वाले इससे कर रहा हूँ, ये रियल वर्ड इज इम्पोर्टेंट। क्यों रियल वर्ड इज इम्पोर्टेंट मैं बताता हूँ। सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, 2k minus 2 determinant value is equal to 1k 2 2 यहाँ 0 है बिकॉज y is not there एंड आपको इसका डिटरमिनेंट निकालना और डिटरमिनेंट की वैल्यू आपको दो लेकर चलना है बिकॉज ट्राइवल नॉन ट्राइवल सोल्यूशन के बन गया। चलिए मैं निकालता हूँ, ये निकाल रहा हूँ, मुझे बहुत एक दो बातें पहले से पता है, वो मैं लेटर फेज में डिस्कस करता हूँ। यहाँ देखिए ये कितना हुआ, ये हो गया a स्क्वायर माइनस 0 प्लस 2 के साथ में सॉल्व कर रहा हूँ, प्लस 2 के साथ सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा a माइनस 4, ये माइनस 4 प्लस 1 इज 4 प्लस 3 इंटू 0 माइनस 2k और डिटरमिनेंट की वैल्यू। अब जरा ये देखिए 2k क्यूब प्लस 2k माइनस 8 एंड माइनस 16 इक्वल टू 0।
तो 2k³ माइनस 4k माइनस 8 इक्वल टू 0। अगर हम इसको इस 2 से डिवाइड कर दें तो हमें इक्वेशन मिलती है a³ माइनस 2k माइनस 4 इक्वल टू 0। अब जरा यहाँ पे समझिएगा बात समझने वाली ये है कि इट इज नॉट नेसेसरी। प्रीवियस जो लेक्चर था हमारा, उस लेक्चर में भी इस तरह के क्वेश्चन थे जहां पर लैम्बडा की वैल्यू या अननोन म्यू की वैल्यू करेक्ट आ रही थी। प्रीवियस क्वेश्चन में भी आप ऑब्जर्व कर सकते हैं कि वहां भी आपकी लैम्बडा की वैल्यू डायरेक्टली आ गई थी कि नॉट इक्वल टू 0,9/2। यहाँ यहाँ पर बात करें तो हमने डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू 0 नॉन ट्रायबल का कंडीशन लेकर चले और कंडीशन लेकर चलके क्यों वाला इक्वेशन आ गई। अब अगर यहाँ पर दो अब अगर ऑप्शन यहाँ पर मौजूद है तो फिल करके देख लो, जो भी ऑप्शन इसको सेटिस्फाई करे वो आपका आंसर, तो ये आपके लक होगा, ये आपको इजी क्वेश्चन। व्हाट हैपन, द ऑप्शंस आर नॉट गिवन। वो नॉन नेगेटिव मार्क्स वाले आते हैं, फिलिंग द ब्लैंक्स के जो क्वेश्चंस आते हैं उसी में ये लास्ट ईयर या बिफोर लास्ट ईयर 2-3 बार पूछा गया है। अब यहाँ पर जो सवाल है वो आपको कुछ इस तरह से समझना है कि डिग्री इसकी कितनी है 3। बहुत सारे स्टूडेंट बोलते हैं सर मैं कैलकुलेटर से नहीं, बट जो वर्चुअल कैलकुलेटर हमें जो एग्जाम में मिलेगा, उस वर्चुअल कैलकुलेटर में देयर इज नो फैसिलिटी टू फाइंड द रूट्स ऑफ क्यूबिक इक्वेशन और मोर देन ऑर्डर 2 तो हम कंफर्टेबल है। यहाँ क्या फंस गए। अब ये डिपेंड करता है। नंबर 1, हिट एंड ट्रायल कर लेते हैं। एक तरीका ये है कि आप हिट एंड ट्रायल करो, बट मैं यहाँ पर आपको 2 मेथड सेलेक्ट करके बताता हूँ तो आपको शायद हेल्प करेगी। जैसे नंबर 1 बात करते हैं। a³ है, 2 में मतलब डेफिनेटली यहाँ पर डिग्री 3, तो डिग्री 3 तो दिखेगा डेफिनेटली। यहाँ पे 3 रूट एग्जिस्ट करते हैं। अब इन्होंने, मैंने देखो ग्रीन से ये इसलिए लिखा, इसको हाईलाइट इसलिए किया कि इन्होंने यहाँ पे एक वर्ड यूज कर लिया, रियल रूट। आप सोचिए, अगर इसके रियल रूट एग्जिस्ट कर रहे हैं तो क्या ये पॉसिबल है कि इसके 3 रियल रूट हो जाए? क्यों पॉसिबल नहीं है? क्योंकि अगर यहाँ पर 3 रियल रूट हो गए, देयर आर 3 रियल रूट्स, तो ये पॉसिबल ही नहीं है ना। तो नहीं पॉसिबल है क्योंकि एग्जाम में तो जैसे मान लो उसके रूट है 1 2 3, क्योंकि आप एग्जाम में, अब एग्जामिनर ने पूछा है, अगर ऑप्शन भी दिया है तो कि 3 ऑप्शन देगा, 1 2 3 या 1 2 3 में से कोई एक देगा, या फिलिंग द ब्लैंक्स में कोई एक स्टूडेंट 1 लिखेगा तो वो भी सही, 2 वाला भी सही, 3 वाला भी सही। नो, इट इज नॉट पॉसिबल। whenever such type of word used by the examiner or the cubic or the biquadratic or higher degrees of equations, definitely there will exist only one real root। मतलब यहाँ पर 3 रूट है तो डेफिनेटली 2 कॉम्प्लेक्स होंगे और एक रियल। एक वैसे तो छोटा क्वेश्चन है तो आप बोलोगे सर मैं हिडन ट्रायल से कर लूंगा, डेफिनेटली करना चाहिए आपको, बिल्कुल। बट यहाँ एक मौका मिला है मुझे कुछ सिखाने का, तो मैं कुछ बता रहा हूँ। तो आप क्या करें, इस तरह की जब इक्वेशन आ जाए आपको और मुझे, ये तो पता चल गया कि ये रियल रूट है, वो भी रियल रूट एक ही आएगा। अब अगर रियल रूट एक ही आएगा तो आप उसके कांस्टेंट के नंबर को इधर ले आओ। मैं इधर से रेड पेन में आप देखिए, यहाँ से देखिए, कांस्टेंट नंबर जो है वो ले लो 4। ठीक है, ये 4 नंबर ले लिया। इस 4 के फैक्टर को क्या क्या पॉसिबल है, 2 into 2 into 1 एक पॉसिबिलिटी है, और एक पॉसिबिलिटी है 4 into 1 into 1। क्लियर। अब इनमें से कॉमन नंबर उठाओ। कॉमन कौन कौन से, कॉमन का मतलब क्या हुआ, हाउ मेनी टाइम 1 इज रिपीटिंग 3 टाइम्स, आई एम जस्ट राइटिंग 1 टाइम 1, 2 is repeating 2 time and 4 is repeating 1 time। 1 2 and 4 मैक्सिमाइज, मैक्सिमम से मैक्सिमम आप इसके साइन बदल दो, -1 -2 और -4। अब these are the 6 number who can satisfy these। आपको आई होप समझ में आ रहा होगा, क्योंकि ये तो आसान क्वेश्चन है। अगर मान लीजिए अभी आप यहाँ से जाके सॉल्व करें क्वेश्चन 2017 का, हो सकता हो आगे क्वेश्चंस में कभी आ जाए, बीच में पढ़ाते पढ़ाते आ जाएगा वो। अब वहां पर, यहाँ पर 4 नहीं है, यहाँ पर कोई बहुत बड़ा नंबर है। अब अगर ये बहुत बड़ा नंबर आ रहा है तो क्या आप अब हिट एंड ट्रायल करते चले जाएंगे? इट लॉन्ग टाइम। अब आप देखिए 1, और देखिए पॉजिटिव नंबर सेटिस्फाई कराइएगा, और पॉजिटिव नंबर
जब सेटिस्फाई नहीं हो तो वहीं पे साइन बदल के एडजस्ट करके देख लो। जैसे फॉर एग्जांपल आई एम सेटिस्फाइंग 1, तो 1 - 2 दैट इज -1, और -1 - 4 -5। सिमिलरली जब आप -1 भी रखोगे तो भी ये सेटिस्फाई तो नहीं हो रहा। बट इफ यू पुट k equal to 2, then what happen? 8 -4 -4 to 0. Therefore, k equal to 2 is our final answer. k equal to 2 is our final। समझ में आता है ये? अब ये एक तरीका है, ठीक है? अब अगर मैं आपसे कहूँ, क्यों एक बात बताइए कि क्या आप लोग मुझे इसके कोई और रूट भी, मतलब जो रिमेनिंग 2 रूट्स हैं वो भी निकाल सकते हैं क्या? तो अपना क्वेश्चन खत्म हो गया, बट मैं आपके एक बात यहाँ पर ले रहा हूँ। क्वेश्चन क्या है? क्यूबिक इक्वेशन देख लें एक बार। a क्यूब - 2k - 4। अब देखिए इसी की को 2 तरह से आप और कर सकते हैं। जैसे a क्यूब - 2k - 4, ओके? अब हमको पता है k इक्वल टू 2 रूट है। सबसे पहले रूट निकालना ज़रूरी है। तो अब जो भी मैं यहाँ मेथड ले रहा हूँ, ज़रा आप समझना, इस मेथड की मैंडेटरी रिक्वायरमेंट है कि जो हाईएस्ट डिग्री टर्म है, जो भी हाईएस्ट डिग्री टर्म है, उसका जो कोएफिशिएंट है वो हमेशा 1 होना चाहिए। फॉर एग्जांपल जैसे इस क्वेश्चन में भी अगर आपको याद हो तो 2 था, तो मैंने बिकॉज़ वो 2 से डिवाइड पूरा हो रहा था तो मैंने कर दिया। अदरवाइज़ मान लो यहाँ 3 भी आ रहा है, 4 आ रहा है, 5 आ रहा है, कुछ भी आ रहा है, तो जब तक आप ये मेथड नहीं अप्लाई कर सकते, जब तक आप यहाँ का हाईएस्ट डिग्री टर्म का कोएफिशिएंट ना बना लें, दैट मीन्स यू हैव टू डिवाइड होल इक्वेशन बाय दिस नंबर, कोएफिशिएंट ऑफ हाईएस्ट डिग्री टर्म। अब जरा देखिए, यहाँ तो 1 है, तो a क्यूब का कोएफिशिएंट 1 लिख दो। a स्क्वायर यहाँ पर नहीं है, तो उसको इग्नोर नहीं करना है, उसको काउंट करना है, दैट इज़ 0। अब यहाँ पे ये आप लिख दो -2, और ये आपने ले लिया -4, ठीक? अब आप कुछ इस तरह की 2 लाइन्स खींचिए और यहाँ पर वो ही नंबर लीजिए जो आपका रूट है। अब आप बोलोगे सर 1 से नहीं हो रहा, 2 से नहीं हो रहा। आपको वही नंबर लेना है जो ऑलरेडी आपने ट्रायल या जिस भी तरीके से जो मैंने बताया उस तरीके से आप ला सकते हैं। अब ये जो 1 है, ये एज़ इट इज़ यहाँ कॉपी कर लो। कर लोगे? देखिए 2 into 1, 2 का मल्टीप्लाई 1 में कीजिए। 2 into 1 दैट इज़ 2, वो आप यहाँ रख देखिएगा। 2 into 1 जो भी नंबर आया वो नंबर इस 0 के नीचे रख दीजिए। इसमें कोई भी साइन नहीं है, 0 और 2 के बीच में, मतलब एडिशन का साइन है। 0 + 2 दैट इज़ 2। अगेन फिर से 2 into this number that is 4. You have to write 4 here. Now -2 + 4 that is 2. Again you have to multiply 2 into this 2. What is 4? Then -4 + 4 is। अब आप समझिए कि ये यहाँ 0 क्यों आ रहा है, कैंसिल क्यों हो गया? बिकॉज़ 2 इज़ द रूट। आपको पता है कि अगर इस क्यूबिक इक्वेशन को मैं k - 2 से डिवाइड करूँगा, रिमाइंडर 0 आएगा उधर। तो ये रिमाइंडर, ये 0 इसलिए आ रहा है बिकॉज़ मैं 2s की हेल्प से कर रहा हूँ। अगर आप 3 की हेल्प से सॉल्व करेंगे तो आपको कभी भी 0 नहीं मिलेगा। चलिए, अब एक बात और बताना मैं भूल गया, यहाँ पे ज़रा देखिए, ये क्यूबिक इक्वेशन है। अब अगर डिग्री 3 है, तो ज़रा यहाँ पे नंबर काउंट कीजिए, 1, 2, 3 और 4। दैट मीन्स is 3, and if you are using this method, then the number of terms should came 4. 4 number of terms. 1, 2, 3, 4, whatever the number is, don't bother. Similarly, इसका उल्टा। अब अगर मेरे पास टर्म 3 है, डिग्री कितनी होगी? एक टर्म 2। सिंपल। अगर डिग्री 4 है, तो इस मेथड से सॉल्व करोगे तो टर्म कितनी आएगी? 5। अब यहाँ देखिए, यहाँ पर देखिए टर्म कितनी बची? 1, 2, 3। 3 टर्म है, दैट मीन्स यहाँ पर डिग्री 2 वाला इक्वेशन आएगा। तो 1 को आप लिख दो 1 प्लस 2k प्लस 2 इक्वल टू 0। क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो आपको सॉल्व करना बहुत अच्छे से आता है। तो आई होप कि ये बात जो भी है वो काफी हद तक क्लियर हो गई होगी। मैं यहाँ 2 एग्जांपल आपको दे रहा हूँ, ये आप लोगों के करने के लिए है। ये क्वेश्चंस है, यहाँ लिख देता हूँ, आप देखिएगा यहाँ 3x - 2y प्लस z इक्वल टू 0, लैम्बडा x - 14y प्लस
15z equal to 0 and x plus 2y minus 3z equal to 0 has a trivial solution, then lambda equal to क्वेश्चन मार्क। अब आपको पता है कि इसमें करना क्या है, इसका डिटरमिनेंट लेना है और डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या ले लेना है, नॉट इक्वल टू 0। सिमिलरली lambda x plus y plus z equal to 0 minus x plus lambda y plus z equal to 0 and x minus y plus lambda z equal to 0 has नॉन, कुछ भी ले सकते हो आप, दोनों ले सकते हो, मैं मन से लिख रहा हूं ये, नॉन ट्राइवल सोल्यूशन देन लैम्बडा इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। अब आप चाहें तो ये वाला जो क्वेश्चंस हैं ये आप कर सकते हैं। ओके, अब हमारा आज का जो होगा, मेरी बड़ी इच्छा थी कि स्टूडेंट्स लाइव अटेंड करें इस टॉपिक को, जो सीजन है इस बात की पॉसिबिलिटी कम थी, आज मुझे भी उम्मीद थी, लेकिन आप जितने भी स्टूडेंट्स हैं लोग इसकी रिकॉर्डिंग जरूर देखें। आज और कल 2 घंटा 3 आवर लगेंगे इस टॉपिक को खत्म करने में। आप देखिएगा, द टॉपिक इज आइगन वैल्यूज एंड आइगन वेक्टर। दिस could be the most important topic ever in matrices। बिना इस टॉपिक के कभी आज तक 51 ईयर में ऐसा कभी हुआ ही नहीं, क्वेश्चन आ गया। सॉरी, तो आइगन वैल्यूज एंड आइगन वेक्टर समझिए, जो भी हम यहाँ पढ़ रहे हैं, जो भी हम आइगन वैल्यूज सारी प्रॉपर्टी यूज हो रहा है, आज का लेक्चर और कल का लेक्चर जाएगा, और मोस्ट प्रोबेबली एक ही क्वेश्चन चला करेगा, बहुत देर तक चलेगा। हो सकता है आज का लेक्चर तो एटलीस्ट चलेगी। अब जरा आप आराम से सुनिए, मैं आई एम जस्ट टेकिंग वन एग्जांपल। पहले एग्जांपल लेंगे, उसके बाद इसको प्रॉपर्टी लिखते चले जाएंगे, मैं लिख दूंगा यहाँ। जरा देखिए, 8 minus 6 2 minus 6 7 minus 4 minus 4 एंड 3। आपको दिख रहा है इसका ऑर्डर 3 क्रॉस 3। एक बात सबसे पहले बेसिक, आइगन वैल्यूज और आइगन वेक्टर क्या प्रैक्टिकल मीनिंग है ये अपन थोड़ा लेट समझेंगे, पहले वो समझ ले, पहले मैथ समझ ले। सबसे पहले अपन ये समझे, आइगन वैल्यूज और आइगन वेक्टर जो आप निकालते हैं वो सिर्फ और सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए निकालते हैं। हम आप सोचो कि नॉन स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए आइगन वैल्यूज और वेक्टर निकल जाएगा, तो ये नहीं, ये नहीं निकल। अब मैं इस तरह से बात करता हूँ कि जब आप फर्स्ट ईयर में रहे होंगे और आपको फर्स्ट ईयर में ये टॉपिक दिया गया होगा, तो जो भी फैकल्टीज आए होंगे आपको पढ़ाने के लिए, वो होता है हर एक का, मैं भी पढ़ाऊंगा तो कुछ इस तरह से पढ़ाऊंगा। लोग मतलब एक फ्लो के हिसाब से, मैं एक फ्लो के हिसाब से सब्जेक्ट को अप्रोच। सबसे पहले कहा जाता है कि द कैरेक्टरिस्टिक equation will be, that was determinant of a minus lambda I equal to। अभी आप इसको याद कर लो, मैं इसके बारे में भी डिस्कस करता हूँ, इस तरह से होता है। तो अगर आप यहाँ पर a लिख दें, पूरा a लिख लो, माइनस लैम्बडा, और आई आपको पता है कि डायगोनल में 1 1 1 एक स्केलर मैट्रिक होता है और बाकी सारे क्या होते हैं, 0 होते हैं। मैं इसको डायरेक्टली यहाँ पर लिख रहा हूँ, जो पॉसिबिलिटी बनती होगी 8 माइनस लैम्बडा माइनस 6 2, और डिटरमिनेंट तो यहाँ इक्वल टू 0 लेकर चल रहा है, 7 माइनस लैम्बडा माइनस 4 2 माइनस 4 एंड 3 माइनस। ओके, अब ये जो डिटरमिनेंट की वैल्यू है, ये जो भी डिटरमिनेंट की वैल्यू है, जो है डिटरमिनेंट को सॉल्व करो।
अब डिटर्मिनेंट को सॉल्व करो तो आपको दिख रहा है नहीं, इट इज नॉट दैट इजी टू सॉल्व सच टाइप ऑफ डिटर्मिनेंट। मैं लिख देता हूँ अभी क्योंकि मुझे याद है, ना ही मैं अपने सारे स्टूडेंट्स को ये कहूंगा इस डिटर्मिनेंट को सॉल्व करना है, ये आपका लास्ट ऑप्शन होना चाहिए एटलीस्ट इस टॉपिक। इस क्वेश्चन में डिटरमिनेंट सॉल्व कर रहा हूँ तो आपके लिए बेनिफिट था, बट ये वाला डिटरमिनेंट बहुत लेंदी है। मुझे याद है तो मैं लिख देता हूँ ये माइनस लेमड़ा क्यूब प्लस 18 लेमड़ा स्क्वायर माइनस 45 लेमड़ा इक्वल टू 0। अब मुझे याद था तो मैंने लिखा, प्लीज ऐसा मत सोचिएगा ये कहीं से मुझे कोई ट्रिक होगा जहां से मैं पता लगा रहा हूँ, तो ऐसा कोई ट्रिक फिलहाल तो नहीं है। कर सकते हैं, करेंगे, वो भी लाएंगे अब यहाँ पर। बिकॉज हम लोग कभी भी सिस्टम ऑफ इक्वेशन सॉल्व नहीं करने वाले हैं, हम कभी भी सिस्टम ऑफ, सॉरी, ऑफ इक्वेशन बोल रहा हूँ, हम कभी भी ये डिटर्मिनेंट एटलीस्ट आइगन वैल्यू निकालने के लिए तो बिल्कुल सॉल्व नहीं करेंगे। एक ही क्वेश्चन होगा, जब कहीं समझाना होगा फंस जाओगे तो आप करोगे। तो अब ये देखिए, आपको आप ये समझ लो कि मैट्रिक के ऑर्डर के हिसाब से ये हाईएस्ट डिग्री टर्म एडजस्ट हो। अब ये लैम्बडा क्यूब क्यों हो रहा है ये तो समझ में आ गया, ये 3 क्रॉस 3 मैट्रिक है। बट यहाँ देखिए डायगोनल में माइनस लेमड़ा 3 टाइम मल्टीप्लाई हो रहा है, दैट इज व्हाई आई राइट हियर माइनस लेमड़ा क्यूब। अब अगर 2 क्रॉस 2 मैट्रिक हो, तो अगर 2 क्रॉस 2 का मैट्रिक है तो आप क्या लिखोगे, प्लस लेमड़ा स्क्वायर। अगर 3 क्रॉस 3 है तो माइनस लेमड़ा क्यूब, 3 बार माइनस लेमड़ा। और 4 क्रॉस 4 है तो प्लस, 5 क्रॉस 5 है तो माइनस रैंक। अब पहले इसकी बात समझ लेते हैं। अब इसके कुछ रूट्स होंगे, वो रूट मैं यहाँ लिख देता हूँ, 0, 3 एंड 15। अब आप जरा देखिए, दीज आर दी आइगन वैल्यूज, आर द आइगन वैल्यूज। इनफैक्ट आप ये कह सकते हैं कि ये है आइगन वैल्यू निकालने का तरीका। बस अपना अब इस मेथड में मैंने क्या चीज स्किप कर दी यहाँ पर, मैंने इस डिटरमिनेंट को सॉल्व किया। अब अगर मैं इस डिटरमिनेंट को सॉल्व करता तो ये सब्जेक्टिव अप्रोच हो जाता और ये बहुत लंबी हो जाती, मतलब एटलीस्ट बहुत बहुत ज्यादा लंबी हो जाती। हम कुछ और बात करते हैं। लेमड़ा की वैल्यू आ चुकी है 0, 3, 15 और यही आइगन वैल्यूज हैं, तो आपका अप्रोच तो समझ में आ ही गया, ठीक है। बट अब इसके पहले पहले हम एक बात समझ, मान लीजिए कि कोई एक स्टूडेंट मुझसे, किसी ने पूछा होगा कि क्या इस मैट्रिक्स के बारे में, क्या इस मैट्रिक्स की कोई इक्वेशन में कन्वर्ट किया जा सकता है। मान लो किसी स्टूडेंट ने मुझसे पूछा कि क्या ये मैट्रिक्स को इक्वेशन के फॉर्म में बदला जा सकता है। मैं अगले उस पे लिख कर बताता हूँ यहाँ। मैं यहाँ पर मान लीजिए मैं यहाँ मैट्रिक ले लेता हूँ, 8 - 6 2 -6 7 - 4। एक छोटी सी जनरल बात है, वो जरा आप फील करना कि कभी भी स्टूडेंट्स ये तो ले लेते हैं, मुझसे भी ज्यादा स्टूडेंट ने नहीं पूछा, 12 ईयर लगभग हो गए पढ़ाते हुए, मैंने बोल दिया कि द कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन विल बी टू डिटरमिनेंट ऑफ a minus lambda equal to 0 ले लिया। nobody is interested to ask sir why we are taking determinant of a minus lambda, I क्यों ले रहे हैं, काय के लिए ले रहे हैं, किस लिए ले रहे हैं, ये कहाँ से आया, ये सब कोई नहीं पूछता। सर मैं उसके बारे में एक छोटा सा यहाँ पर एक बात कर रहा हूँ, सर आप देखिएगा तो -6 2 और ये जो भी आ रहा है, अगर हम इसकी बात करें तो इसका ऑर्डर 3 क्रॉस 3 है। मान लेते हैं कि किसी स्टूडेंट ने मुझसे पूछा कि सर इसको इक्वेशन के में कैसे बदलते हैं। देखिए मैं कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन वर्ड यूज नहीं कर रहा हूँ, एक इक्वेशन की बात कर रहा हूँ। सर हम इसको चेंज कैसे करते हैं, तो आप मानेंगे मैं उसको क्या कहूंगा, मैं कहूंगा कि एक्सपांड द मैट्रिक्स, एक्सपांड द मैट्रिक्स। अगर हम इस मैट्रिक्स को एक्सपांड कर लें, है ना, देन वी गेट, देन गेट इक्वेशन। एक जनरल बात है, इसकी इनकम्प्लीट बात है, इसलिए इसको अभी मिटा दूंगा। फाइंड द मैट्रिक देन वी गेट अ। तो अब स्टूडेंट के या आप जो भी लेक्चर जब आप बाद में देखेंगे तो आपके मन में भी आएगा कि यार ये मैंने मैक्लरेंस एक्सपांशन, ट्रिग्नोमेट्रिकल एक्सपांशन, लॉगरिथमिक एक्सपांशन, बाइनोमियल एक्सपांशन पढ़ा है मैथ्स में, ये मैट्रिक एक्सपांशन तो मैंने आज तक नहीं पढ़ा। बट फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, अगर आप भूल गए हैं तो 12th से लेकर आज तक
हम पढ़ते आ रहे हैं, क्या सॉल्व कर रहे हैं, ये देखिए मैं क्या कर रहा हूँ। डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल टू 8 into 21 minus 16 and so on। तो ये क्या करा मैंने कि यहाँ तो यहाँ +6 हो जाएगा और ये ब्रैकेट हो जाएगा, ये +2 हो जाएगा और यहाँ ब्रैकेट आ जाएगा। तो अब आपको, अरे सर आप तो डिटरमिनेंट निकाल रहे हो। तब आपको यहाँ पर एक बात याद रखना चाहिए, क्या कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज नथिंग बट एन एक्सपांशन ऑफ मैट्रिक्स। तो भी आप डिटर्मिनेंट निकालते हैं, वो ही उस मैट्रिक का एक्सपांशन होता है। तो मैंने आपसे क्या कहा कि बेहद इंपॉर्टेंट लाइन है ये, आप इसको चाहें तो अंडरलाइन भी कर सकते हैं इस लाइन को, ये बेहद इंपॉर्टेंट है। देखो आप कितना अच्छा कलर हो गया, रेड लिख। अगर आप देखिए तो जो डिटर्मिनेंट ए होता है, डिटरमिनेंट ऑफ निकालते हैं, वो एक्चुअल एक एक्सपांशन होता है। अब इसके डिटरमिनेंट की वैल्यू तो मान लो 0 आ गई। अभी मुझे कंसीडर कर लो, आप लेट से कंसीडर। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए का मतलब ही क्या होता है कि एक्सपांड, ठीक है। और वो तो 0 आ गया। अब आप कहोगे कि सर आपने कहा था कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए जब हम निकालते हैं, तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए जब निकाला जाता है तो वही तो एक्सपांशन होता है, और एक्सपांशन होते से इक्वेशन आ जाएगी। तो बच्चा पूछेगा, स्टूडेंट पूछेगा सर यहाँ तो 0 आ गया, कहाँ आया, यहाँ तो कोई इक्वेशन ही नहीं आया। तो अब अगर इक्वेशन यहाँ नहीं आया तो वो वाली बात तो खत्म ही हो गई ना सर, आप क्या करेंगे। तब एक्चुअल ये हम एक्सपेंशन कर रहे हैं वो सही है, एक्सपेंशन हम बिल्कुल सही कर रहे हैं, डिटरमिनेंट ही एक्सपेंशन होता है। और हमको 0 क्यों मिल रहा है, क्योंकि इस मैट्रिक के अंदर नंबर ही नंबर है। तो जब आप इस एक्सपेंशन की प्रोसेस को अप्लाई करते हैं, तो एक्सपेंशन की प्रोसेस को जब आप अप्लाई करते हैं, तो वो नंबर या तो ऐड हो जाते हैं, वो मर्ज हो जाएंगे, या कैंसिल हो जाएंगे, और अल्टीमेटली एट द एंड आउटपुट में आपको क्या मिलेगा, नंबर। तो वो एक्सपेंशन को हम कभी फील नहीं कर पाए, और इसलिए हमको याद भी नहीं रहता। इसलिए यहाँ पर वी इंट्रोड्यूस वन अननोन पैरामीटर, एक अननोन पैरामीटर इंट्रोड्यूस करते हैं, नोन पैरामीटर लेमड़ा, फॉर गेटिंग इक्वेशन फ्रॉम मैट्रिक्स। हम यहाँ पर एक अननोन पैरामीटर इंट्रोड्यूस करते हैं ए में, और वो इस तरह से किया जाता है ए माइनस लेमड़ा आई। अब और उसको लिख लेते हैं इक्वल टू 0। इक्वल टू 0 इसलिए जब इक्वेशन आता है तो इक्वल टू 0 आप लेकर चलते हो ना, क्वाड्रेटिक क्यूबिक इक्वेशन में इक्वल टू 0। अब इक्वल टू 0 नहीं होगा तो वो एक्सप्रेशन हो जाएगा, वी आर लुकिंग फॉर इक्वेशन। अब आप जरा देखिए, इस डिटरमिनेंट का मतलब क्या हुआ, इस डिटरमिनेंट का मतलब हुआ एक्सपेंशन। ये ए वो मैट्रिक है जिसका आप एक्सपेंशन कर रहे हैं। अब यहाँ लेमड़ा क्यों लाए, बिकॉज अगर आप यहाँ पर 8 माइनस लेमड़ा -6 2 -6 7 माइनस लेमड़ा, अगर आप करते हैं यहाँ -6, ये 2 हो गया, -4 और 3 माइनस लेमड़ा। तो अब होगा क्या, permanent is showing us an expansion, but the lambda is helping us to convert our matrices in form of equation। जब आप इसको सॉल्व करते हो तो नंबर चाहे मर्ज हो जाए या वो कैंसिल हो जाए, पर इक्वेशन जो आने वाली है वो लैम्ब्डा के फॉर्म में आ जाती है, लैम्ब्डा। अब आप जरा देखिए इक्वेशन, अब इस इक्वेशन को कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन क्यों कहते हैं, बिकॉज व्हेन वी यूज दिस कंसेप्ट इन अ प्रैक्टिकल एप्लीकेशन, तो इस क्यूबिक इक्वेशन के जैसे अलग अलग रूट्स होंगे, जैसे यहाँ पर रूट्स आ रहे हैं 0 3 15। अब अगर ये 3 रूट है तो अलग कुछ होगा, मतलब रूट कैसे कैसे पॉसिबल है, इक्वल डिफरेंट रूट्स पॉसिबल है, इक्वल रूट्स पॉसिबल है, इमेजिनरी रूट्स पॉसिबल है, इरैशनल रूट्स पॉसिबल है। तो जैसा वो केस होगा उसके हिसाब से उस मैट्रिक्स का कैरेक्टर डिसाइड हो जाएगा। दैट इज व्हाई वी कॉल कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। तो ये जो मैंने बताया वो सिर्फ इसलिए समझाया कि अगर हम गेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो एटलीस्ट वी शुड नो, ठीक है। तो ये एक बात है। अब मैं उस पेज नंबर जो भी है उसको एक पेज नंबर देंगे, उसको हम कंटिन्यू करेंगे। आइए।
तो हम यहाँ पर पेज नंबर मान लेते हैं, ये 1 है, ये पेज, और ये पेज नंबर, अब हम मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ, ये पेज नंबर 3, कंटिन्यू फ्रॉम पेज। अब आप जरा अब देखिए हमारा क्वेश्चन क्या था। हमारा क्वेश्चन था 8 माइनस 6 2 माइनस 6 7 माइनस 4 2 माइनस 4 एंड 3, एक क्वेश्चन था। अब आप जरा फील कीजिए ये क्वेश्चन में कि व्हाट आर द आइगन वैल्यूज। अब अगर आपसे यहाँ पर मैं लिख देता हूँ कि व्हाट आर द आइगन वैल्यूज, अगर मैं यहाँ पर पूछूं कि आइगन, और अगर यहाँ 4 ऑप्शंस दिए हुए, 4 ऑप्शंस आर देयर, अगर मान लीजिए, हाँ मान लीजिए कि यहाँ पे 4 ऑप्शन है, तो वो ऑप्शन कुछ इस तरह से हैं, यहाँ पे लिख लेते हैं, ये ऑप्शन मान लेते हैं 1 2 7, ये मैं से लिख रहा हूँ, आप प्लीज इसको ऐसे ही लिखिएगा, 2 9 1, ठीक है, 0 3 15, यही अपना एग्जैक्ट रूट है, 20 हो गया, अ, क्या हो गया, थोड़ी सी अपन यहाँ पर देखें तो आप जरा देख सकते हैं यहाँ क्या हो रहा है। तो देखिए 0 3 15, ये मैंने मन से ले लिया, ये ऑप्शन ले लेते हैं, 8 1 1, कुछ भी ले लिया। तो आपके पास दो तरीके हैं। तरीका नंबर 1, एक तरीका ये है कि आप इसका डिटरमिनेंट निकालो, डिटरमिनेंट ऑफ ए माइनस लेम्डा आई निकालो और सॉल्व कर लो, आइगन वैल्यूज आ जाएगी और ये आपका आंसर आ जाएगा। और एक जो अब यहाँ से अपन प्रॉपर्टी जाएंगे, लाइन से चले जाएंगे, बहुत सारा प्रॉपर्टी यहाँ पढ़ने वाले हैं, जितना भी आज पढ़ रहे हैं प्रॉपर्टी में नंबर 1 बात करेंगे कि द, आप क्या कर लो, द सम ऑफ डायगोनल ऑफ मैट्रिक्स, द सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स ऑफ मैट्रिक्स। अब डायगोनल एलिमेंट का सम निकालो। अब देखिए 8 प्लस 7 15, 15 प्लस 3 8, और वो, और ये जो इंडिविजुअल, ये जो आइगन वैल्यूज दी हुई है सबका सम निकालो, 7 प्लस 2 9, 9 प्लस 1 10, 9 plus 1 10, 10 plus 2 that is 12, 15 plus 3 plus 0 that is 18, 8 यहाँ पे 3 कर देता हूँ या 4 कर लेते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, जस्ट आई वाज जस्ट ट्राइंग टू टेक अ डिफरेंट नंबर, और यार दिस इज 13। तो जो भी आपके डायगोनल एलिमेंट का सम है मैट्रिक्स में, वो किसके इक्वल होगा, वो हमेशा इक्वल होता है सम ऑफ आइगन वैल्यूज, सम ऑफ आइगन वैल्यूज। होता ये है कि अब आप देखिए सम ऑफ आइगन वैल्यूज क्या है,
18 तो ये 18 और ये 18 तो ये हमारा जो है ये फाइनल सोल्यूशन। अब ये हो गई पहली प्रॉपर्टी। अब सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट ऑफ अ मैट्रिक्स इक्वल टू सम ऑफ आइगन वैल्यूज करते हैं। तो ये मैंने एक आसान एग्जांपल लिया। अब स्टूडेंट ये बोलेगा सर व्हाट इफ द ऑल ऑप्शन हैव सम 18। बिल्कुल सही है, ये सारे ऑप्शन का सम 18 आ जाए तो ये भी, ये बहुत सारे पैरामीटर्स हैं। अब उस समय आप क्या करें, तो आप यहाँ पर प्रोडक्ट निकालें, यहाँ पर प्रोडक्ट का आइगन वैल्यूज का 1 टू 14 into 1 14, 9 टू 18, 18 into 1 that is 18। तीनों का प्रोडक्ट निकालना है। बहुत सारे स्टूडेंट ये करते हैं कि 15 into 3 45, नो 15 into 3 into 0 that is 0, और 8 4 32 into 1 that is 32। अब जो आप प्रोडक्ट निकालेंगे, ये आपका प्रोडक्ट निकालेंगे, किसका प्रोडक्ट, आइगन वैल्यूज का प्रोडक्ट। क्या होगा, द डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू, क्या कहेंगे, प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यू ऑफ आइगन, मतलब इसको मैं थोड़ा सिंबॉलिकली लिख लूं कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल टू लैम्बडा 1 लैम्बडा 2 डॉट लैम्बडा 3। मतलब तीनों आइगन वैल्यू का प्रोडक्ट किसके इक्वल होगा, आपके डिटर्मिनेंट की वैल्यू के। ओके, तो ये हो गया एक और property। तो आप इधर या तो सम वाली प्रॉपर्टी से ले लें या यहां से ले लें, दोनों ही केस में आपको जो आंसर आएगा वो आंसर होगा आपका ये, दिस इज योर आंसर। ओके, ये होगा आपका आंसर। तो गई दो प्रॉपर्टी। अब अपन यहां से बात को समझते हैं। आप एक बात बताएंगे, जरा सोचिए, ये तीसरे नंबर की बात करते हैं। सबसे पहले पर वो मैट्रिक का डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 होती है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, एक प्रॉपर्टी नहीं बना देता हूँ, इफ determinant of A equal to 0, then matrix, called singular matrix। ये मैट्रिक क्या कहलाता है, क्योंकि मैं वर्ड यूज करूंगा तो मैंने बीच में एक प्रॉपर्टी को यहाँ पर एक्सटेंड कर दिया, सिंगुलर मैट्रिक। ठीक है, और अगर यहीं पे ऐसा हो जाए, इफ डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू 0, देन इट्स कॉल्ड नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। यूजुअली याद होता है तो मैंने बीच में लिख दिया कि याद आ जाएगा स्टूडेंट्स को। एंड व्हेन आई एम यूजिंग दिस, उसका रीजन है नेक्स्ट टॉपिक। वर्ड से भी मतलब शब्द के साथ भी आ सकता है। इट इज नॉट मैंडेटरी कि आपको हर बार सिंबॉलिक नोटिफिकेशन में ही मिले कोई भी चीज। अब जरा देखिए, अब अगर डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 है तो वो जो भी मैट्रिक है, जो भी वॉट एवर द मैट्रिक्स इज, इट इज कॉल्ड सिंगुलर। अब आपको पता है कि आपको ये पता है कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए किसके इक्वल होता है, लैम्बडा 1 into लैम्बडा 2 into लैम्बडा 3, प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यू। अब आप जरा सोचिए, मेरे पास एक मैट्रिक है, मैं लिख रहा हूं वर्ड एवरी सिंगुलर मैट्रिक्स। देखिए ध्यान से देखिएगा, एवरी सिंगुलर मैट्रिक्स, दुनिया भर के सारे सिंगुलर मैट्रिक्स जितने आप जानते हैं, सिंगुलर मैट्रिक्स। मतलब क्या हुआ कि उनके डिटर्मिनेंट की वैल्यू हमेशा क्या है, 0। अब आप सोचिए, whatever the order, सिंगुलर मैट्रिक है, ऑर्डर 3x3 हो, 4x4 हो, या आपको n×n हो, अगर आपको और मुझे पहले से पता है कि डिटर्मिनेंट की वैल्यू यहाँ 0 आ चुकी है, यहाँ पे डिटर्मिनेंट की वैल्यू अगर 0 आ चुकी है, तो क्या हम ये बोल सकते हैं कि अब ये देखिए ऊपर लिखा हुआ है डिटर्मिनेंट इक्वल टू लैम्बडा 1 into लैम्बडा 2 into लैम्बडा 3। तो इन तीनों में से, अभी इस तीन की बात कर रहे हैं, इन तीनों में से कम एक आइगन वैल्यू का 0 होना जरूरी है। क्योंकि अगर एक आइगन वैल्यू, मान लीजिए इसके आइगन वैल्यू 1 2 3 होती, तो क्या इनका प्रोडक्ट कभी 0 हो पाएगा? अगर ये 0 नहीं हुआ तो ये नॉट इक्वल टू 0 हो जाएगा, तो ये तो नॉन सिंगुलर हो जाएगा। दिया तो क्या है, दिया क्या कंसीडर करके चल रहा हूं मैं कि ये तो सर सिंगुलर मैट्रिक्स है, तो ये तो कॉन्ट्रडिक्शन हो जाएगा ना। दैट मींस व्हेनेवर वी हैव अ सिंगुलर मैट्रिक्स दैट इज डिटरमिनेंट ऑफ ए इक्वल टू, तो हम कह सकते हैं कि हैज एट लीस्ट वन
eigen value, at least one eigen value is zero. At least one eigen value is value is मतलब कम से कम, हाँ, एक से ज्यादा भी हो सकती है। यहाँ से एक और अच्छी बात सीखेंगे अपनी फिफ्थ प्रॉपर्टी में, लेकिन इस चार प्रॉपर्टी का कॉन्सेंट्रेट एग्जाम्पल यहाँ पर लेकर चला हुआ कुछ इस तरह से। सिंपल लाइन सिंगुलर मैट्रिक्स जब भी आता है उसका कम से कम एक आइगन वैल्यू तो क्या होगा, जीरो होगा। सिमिलरली व्हाट हैपन व्हेन वी हैव अ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, अपन यहाँ पर लिख सकते हैं कि फॉर एवरी मैं को आगे ले लेता हूँ, और यहाँ यही सीखेंगे। क्या हम कह सकते हैं कि एवरी नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, अब हर नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स मतलब क्या हो गया, दैट इज डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या हो गया, नॉट इक्वल टू जीरो, हैज नॉन जीरो आइगन वैल्यूज। ये सारी इसमें जो होंगी क्या होंगी, नॉन जीरो आइगन वैल्यूज। ये हो गई एक प्रॉपर्टी। अब अपन यहाँ पर बात करें तो क्या कर सकते हैं, यहाँ पर जरा देखिए। सॉरी फोन बज रहा है भैया। चलिए एक बात समझिए, ये मैंने आपसे क्या कहा, डिटर्मिनेंट की वैल्यू ना, तो अब जरा एग्जांपल दे दीजिए। मैं यहाँ एक ए मैट्रिक ले रहा हूँ, 1 2 1। अब आप ये देखिए कि इसको मैट्रिक ले लेते हैं, ठीक है, 2 1 2 1, जीरो मेरा कोई जरूरी नहीं था, चलिए ठीक है, तो 0 -1 3, और लास्ट वाला रो क्या हो गया, 0। क्या हम ये कह सकते हैं कि इसके डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0। चलिए फिर से एग्जाम्पल एग्जाम्पल आई एम टेकिंग सेकंड, ध्यान से देखिएगा, 1 2 1 4, इस मन से ले रहा हूँ, सिर्फ कंटेंट को जरा समझिएगा। 2 1 2 1, और अब 0 0 0 0 0 0 और 0। आप यहाँ पर फिर से बोल सकते हैं डिटरमिनेंट की वैल्यू 0, क्योंकि अपने को पता है कि अगर एक रो भी 0 होती है तो डिटरमिनेंट की वैल्यू तो डेफिनेटली 0 होती है। आगे बढ़ते हैं, 1 2 1 4, 0 0 0 0 0 0 0 0 0। अब यहाँ पर डिटरमिनेंट की वैल्यू अब लॉजिक लगाएंगे। सिंगुलर मैट्रिक का डिटरमिनेंट 0 होता है और उसमें कम से कम एक आइगन वैल्यू एग्जिस्ट होती है 0, तो ये तो सबको पता है। ये ऐसा कोई स्टूडेंट नहीं होगा जो बुक्स में ही पढ़ लेगा या कहीं से ही पढ़ लेगा, लेकिन आपको यहाँ से कुछ और समझना है जहां पर आप कुछ और रिलेट कर सकते हैं। कुछ रिलेट कर सकते हैं का मतलब क्या, सर आप देखिए, अगर डिटरमिनेंट की वैल्यू 0 आ रही है, ये तो चलो बात हो गई। आप बताइए इन सबके ऑर्डर क्या है, ये तीनों एग्जाम्पल के ऑर्डर है 4 × 4, मतलब डेफिनेटली देयर एग्जिस्ट सम 4 आइगन वैल्यूज, ओके, एंड इफ द डिटरमिनेंट वैल्यू इक्वल टू 0, तो दैट मीन्स आप मिनिमम लेवल पे बात कर लो कि एक आइगन वैल्यू 0 होगी, तो आप बोल रहे हो। लेकिन इसकी बजाय आप दूसरा तरीका देखो, दूसरा तरीका ये, अगर डिटरमिनेंट की वैल्यू 0 है, अगर डिटरमिनेंट की वैल्यू 0 है, तो आप ये देखो कि ये तो कंफर्म हो गया है कि यहाँ पर मिनिमम एक रो तो 0 होगी, तभी डिटरमिनेंट की वैल्यू 0 हो रही है, तो कंफर्म है, ठीक है। तो आप एनालाइज करो कि हाउ मेनी 0 रोज आर देयर, हो सकता है कि क्वेश्चन में आप इससे ही फायदा ले लो। अब यहाँ पर कितने 0 रो है, 1 0 रो इज देयर, तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ 1 0 रो
एग्जिस्ट मैं लिख रहा हूं, ओके। दैट इज वाई डिटरमिनेंट ऑफ इक्वल टू जीरो। दूसरे पे आओ, यहाँ पे देखिए इन सेम कॉमन चीज डिटरमिनेंट ऑफ ए इक्वल टू जीरो, बट यहाँ पर क्या है, यहाँ पर टू जीरो रोज लिस्ट, ओके। यहां भी डिटरमिनेंट ऑफ ए जीरो है, यहां पर हो गया थ्री जीरो रोज एग्जिस्ट। तो हमेशा याद रखें कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल टू जीरो अगर है तो वो तो अच्छी बात हो गई कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए जीरो है, तो उसमें एक आइगन वैल्यू जीरो होगी। बट अगर आप एनालाइज करने में कामयाब हो गए कि उसमें हाउ मेनी जीरो रोज आर देयर, तो आप उससे बता सकते हैं जैसे कि यहाँ वन जीरो रो है तो आप बोल दीजिए टेंशन ना लिए यहाँ पर एक आइगन वैल्यू जीरो होगी लैम्बडा। यहाँ पर टू जीरो रोज एग्जिस्ट है, दैट मीन्स यहाँ पर दो आइगन वैल्यू क्या होंगी, जीरो। यहाँ पर भी डिटरमिनेंट की वैल्यू जीरो है, बट समहाउ अगर हमने पता लगा लिया कि हाउ मेनी जीरो रोज आर देयर एंड वी केम टू नो दैट देयर आर थ्री जीरो रोज, देन वी कैन से दैट लैम्बडा वन इक्वल टू जीरो, लैम्बडा टू इक्वल टू जीरो एंड लैम्बडा थ्री इक्वल टू जीरो। इन शॉर्ट आप क्या कह सकते हो, जीरो रोज और जीरो कॉलम रिप्रेजेंट अ जीरो आइगन वैल्यूज। मैं रोज से इसलिए समझा रहा हूं बिकॉज प्रीवियस लेक्चर में ही मैंने कह दिया है कि आप कभी भी अप्लाई मत कीजिएगा कि रो ऑपरेशन ही अप्लाई कीजिएगा, कभी भी कॉलम मत लगाइएगा। आई होप आपको याद होगा कि रो रैंक और कॉलम रैंक सेम होते हैं, है ना? इसके बारे में भी बात करेंगे अभी। तो मैं यहाँ पर कौन सी प्रॉपर्टी लिखने की बात कर रहा हूँ, क्या कर रहा हूं, इन एवरी सिंगुलर मैट्रिक्स, इन एवरी सिंगुलर मैट्रिक्स, एक लाइन हो गई। क्या पता है आपको कि डिटरमिनेंट का वैल्यू क्या होता है, जीरो है तो बताइए। इन विच नंबर ऑफ जीरो रोज, नंबर ऑफ जीरो रोज ऑब्लिक कॉलम represent the number of zero आइगन वैल्यूज। बेहद इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है ये, बेहद इंपॉर्टेंट। माने या मत माने, ये बेहद इंपॉर्टेंट, क्योंकि अगर आप सोचिए कि आपको इससे कितना सारा आ रहा है, क्या आ गया, मान लीजिए मैं बोल रहा हूं कि जीरो रोज या कॉलम आपको ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, जीरो रोज और कॉलम क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, जीरो आइगन वैल्यूज, है ना। तो क्या मैं आप कह सकता हूं एक और मन से प्रॉपर्टी लगा के, एंड इसी की कंटिन्यूटी में, एंड नॉन जीरो रोज, नॉन जीरो रोज ऑब्लिक कॉलम्स रिप्रेजेंट present non-zero eigenvalues, non-zero आइगन वैल्यूज। मतलब सिंपल है। अब आप अंदाजा अगर आप लगाना चाहें तो स्कोर शॉर्ट में पढ़ना चाहेंगे, स्कोर शॉर्ट में पढ़ना चाहें तो आप ऐसा देख सकते हैं कि तुम्हारा लेक्चर नंबर वन था, तो मैंने आपको रैंक रैंक के बारे में बताया था। रैंक, व्हाट वाज द रैंक, रैंक वाज द नंबर ऑफ नॉन जीरो रूट बताया, रैंक वाज द नंबर ऑफ इक्वेशन, रैंक वाज द नंबर ऑफ लीनियरली इंडिपेंडेंट रोज। तो ये जो नॉन जीरो रोज है, यही कौन है, यही नॉन जीरो आइगन वैल्यूज को डिनोट करता है। सिमिलरली हमने वहां नलिटी पढ़ा था, तो नलिटी क्या रिप्रेजेंट करता है, क्या है नलिटी, व्हाट इज नलिटी। नलिटी ये होता है कि आप, ये नलिटी रिप्रेजेंट करता है जीरो रोज या डिपेंडेंट रोज, तो वो क्या शो करेगा, नंबर ऑफ जीरो आइगन वैल्यू। तो अपन पढ़ लेते हैं। उस समय आप क्या कर लीजिए, आप उस समय कुछ इस तरह से देखिए कि तरह से देखिए कि अ, अगर नलिटी आ रहा है तो इसका मतलब था जीरो आइगन वैल्यूज है। अगर कहीं पर रैंक की बात हो रही है तो मैंने अपने आप बोल दिया कि यहाँ पर रैंक की तो बात कर रहे हैं, लेकिन अगर हम इसके ऊपर इस डिस्कशन
आगे स्ट्रेच करते हैं और अगर हम आइगन वैल्यूज की बात करते हैं तो डेफिनेटली रैंक गिव्स अस अ नॉन जीरो आइगन वैल्यू। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब कुछ और बात करते हैं। हम प्रॉपर्टी की लगभग लगभग धीरे धीरे सीखते हैं, देखते हैं आज कहाँ तक पहुंच पाते हैं। अब एक बात देखिए, मैं यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स ले रहा हूँ। ये ऊपर अपन लेते हैं, ये यहाँ देखिए 121,214,005 ये मैंने मन से लिखा है। क्या हम ये बोल सकते हैं कि ये एक अपर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स है? सबको याद है, स्टूडेंट्स को पता है कि ये अगर अपर ट्राइंगुलर हो तो 3x3 मैट्रिक्स है, तो नीचे के नंबर क्या होना चाहिए? 0। लेकिन इसमें एक कैच है, तो स्टूडेंट्स अगर अगर क्लास में अगर आप पूछो, बहुत सारे स्टूडेंट कुछ 2-3 बच्चे ही होते हैं जो ये जवाब देते हैं 121,210 और 000। मान लो मैंने इतने सारे है, तो स्टूडेंट को एकदम से क्लिक नहीं होता है कि ये अपर ट्राइंगुलर है या नहीं है, या क्या चल रहा है क्या नहीं है, ये नहीं क्लिक होता है। लेकिन यहाँ देखिए, अपर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स का मतलब ये होता है कि ये जो नीचे के ये जो 3 नंबर्स है, ये जो 3 नंबर्स है, ये 3 नंबर क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए। अब रिमेनिंग एलिमेंट नॉन जीरो है या जीरो है, वी आर लीस्ट कंसर्न अबाउट। सिमिलरली अगर अपन यहाँ देखें 1204, तो क्या 2x2 में अपर ट्राइंगुलर में भी 3 जीरो मिलेंगे? नहीं मिलेगा। अब अगर सिमिलरली यहाँ पर कोई ऐसा बोल दे कि 1200 बोल दे, तो ये सारे, ये जितने भी ये मैट्रिक है, ये सारे कौन क्या है? दीज आर, क्या बोलेंगे यहाँ पे लिख देता हूँ, दीज आर अपर ट्राइंगुलर, अपर ट्राइंगुलर। ओके, अब सिमिलरली कुछ एग्जांपल इसके ले लेते हैं। 100, 210, 214। अब आप देखिए ये क्या हो गया? ये लोअर ट्राइंगुलर हो गया। सेम, अब ये वाला लोअर ट्राइंगुलर किसी को भी समझ में आता है, बिकॉज ये 3 जीरो है और ये बाकी नॉन जीरो। लेकिन अगर एग्जाम में कभी ऐसा हो जाए कि 1 to 2 हो जाए और ये बाकी कहानियां जीरो हो जाए, ठीक है, तो स्टूडेंट लिटिल बिट, अरे ये क्या हो गया? हाँ, आपको ये देखना है कि आपको यहाँ पर लोअर ट्राइंगुलर में आपको 3 नंबर जो है वो क्या होना चाहिए? वो जीरो होना चाहिए। अगर 3 नंबर जीरो हो रहे हैं तो दैट्स इट, ठीक है, ये लोअर ट्राइंगुलर है। सिमिलरली अगर ये ऐसा हो तो ये भी लोअर ट्राइंगुलर है। अगर ऐसा ऐसा हो तो ये क्या हो गया? ये अपर और लोअर दोनों हो गया, ये यहाँ पर जीरो हो गया और ये वो हो गया। तो ये क्या हो गए? एक काम करते हैं इसको भी अपन, ये क्या हो गए? दीज आर, और दीज आर लोअर ट्राइंगुलर मैट, लोअर ट्राइंगुलर। ठीक, अब दो बात और कर लेते हैं। अब जरा आप ये देखिए ये क्या हुआ? 1004 क्या हुआ? चलिए आप इसको बोलोगे कि ये हो गया डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स जब कहलाता है कि डायगोनल में नॉन जीरो एलिमेंट्स हो और रिमेनिंग में सब जो है जीरो, ये हो गया डायगोनल मैट्रिक्स। बट ये डायगोनल तो है, बट डायगोनल मैट्रिक इटसेल्फ क्या क्या होता है? लोअर और अपर ट्राइंगुलर होता है, लेकिन कभी भी इसको पहले नहीं बोलना। आप इसको क्या बोलोगे? जैसे फॉर एग्जांपल 1004 आया तो पहले ना मैं आपको 4 ऑप्शन देता हूँ, डायगोनल मैट्रिक है, ये अपर है, अपर ट्राइंगुलर मैट्रिक है, ये लोअर ट्राइंगुलर मैट्रिक है, बोलो क्या होगा? अब अगर आपने गलती से बोल दिया उस क्वेश्चन में ऑप्शन पे टिक कर दिया कि अपर ट्राइंगुलर है, हाँ ये अपर ट्राइंगुलर है, बट अपर ट्राइंगुलर होने के पहले डायगोनल है, बिकॉज डायगोनल इज ऑलवेज लोअर एंड अपर, बोथ। यहाँ पर सिर्फ अपर ट्राइंगुलर के डायगोनल हो पाएगा? नहीं हो रहा होगा, सिर्फ अपर ट्राइंगुलर है। क्या सिर्फ लोअर ट्राइंगुलर में डायगोनल हो पाएगा? नहीं, डायगोनल होने के लिए लोअर और अपर दोनों होना पड़ेगा। तो अगर आपने डायगोनल बोल दिया तो वो आपने अपने आप ही भूल जाए कि लोअर और अपर। और लास्ट, और 2002, ये सब मैट्रिक है, ऐसा मैट्रिक है स्केलर, स्केलर मैट्रिक है। अब यहाँ भी 4 ऑप्शन है, मैं नंबर 1 बोल देता हूँ स्केलर, नंबर 2 बोलता हूँ डायगोनल, नंबर 3 बोलता हूँ लोअर ट्रायंगुलर, नंबर 4 बोलता हूँ अपर ट्रायंगुलर। तो ऑप्शन आपके हिसाब से आंसर होगा। बेसिक क्वेश्चन में गलती हो जाती है और इस स्केलर वाले ऑप्शन को सी डी पे डाल दो तो और कंफ्यूजन, बिकॉज स्केलर मैट्रिक के लिए कंडीशन क्या है? डायगोनल एलिमेंट वुड बी, ऑल डायगोनल एलिमेंट्स वुड बी सेम एंड द रिमेनिंग एलिमेंट्स आर जीरो।
then after that we can call that matrix is scalar. अब डायगोनल मैट्रिक का क्या कहना है कि ऑल डायगोनल एलिमेंट्स आर नॉन जीरो, सेम के लिए नहीं बोलता, लेकिन सेम वो तो मना थोड़ी करेगा, नॉन जीरो तो ये है ही ना, क्योंकि जो मैट्रिक स्केलर होता है वो डायगोनल, बट इट इज नॉट नेसेसरी कि इसका वाइस वर्सा प्रूव हो जाए every diagonal matrix is a scalar matrix. No, it is not possible because in previous question we can observe that this is a diagonal matrix, but this is a diagonal matrix, but it is not a scalar. ठीक है, similarly every scalar matrix is diagonal matrix, but not every diagonal matrix can be a scalar. क्या है इतना करने का रीजन क्या था? ये था हम 8 नंबर की प्रॉब्लम in every in every scalar comma diagonal comma upper triangular upper comma lower triangular matrix, in every scalar comma diagonal upper and lower triangular matrix comma diagonal elements, यहाँ पे मैं चेंज कर रहा हूँ, ये बेहद इंपॉर्टेंट है, diagonal elements are eigen values. बेहद इंपॉर्टेंट है, मैं क्या कह रहा हूँ, ये इंपॉर्टेंस इसका क्यों बढ़ जाता है मैं आपको बताता हूँ 2 मिनट में। ये कहना चाह रहा हूँ कि हर अपर ट्राइंगुलर, हर लोअर ट्राइंगुलर, हर डायगोनल और हर स्केलर मैट्रिक्स के जो डायगोनल एलिमेंट होते हैं वो ही आइगन वैल्यूज होते हैं। लाइक जैसे इस क्वेश्चन की बात करें तो 115 आइगन वैल्यू, 110 14 10 114 100 17 10 14 and 22, बट कैच इज ये जो भी प्रॉपर्टी है, ये प्रॉपर्टी में बड़ा एक डाउट रहता है, और वो डाउट को मैं बोलता जरूर हूँ यहाँ पे, मेरे पास कुछ लिखने के लिए नहीं है, बस आपको समझना पड़ेगा मेरे वर्बल नोटिफिकेशन से ही। सर स्टूडेंट ये पूछते हैं कि सर ये तो चलो समझ में आ गया, लेकिन क्या मेरे पास एक स्क्वायर मैट्रिक है? अब जरा ध्यान से सुनिएगा, जो भी ऊपर स्लाइड्स पे जो मैंने स्क्वायर मैट्रिक्स लिखा है, मेरे पास एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, तो क्या सर ये जो स्क्वायर मैट्रिक है, इस स्क्वायर मैट्रिक में जो आपने मुझे रो ऑपरेशन और कॉलम ऑपरेशन लगाना सिखाए हैं, if I apply these row operation and column operation in that square matrix, and if I convert that matrix in upper triangular or either lower triangular, then the diagonal elements are my eigenvalues or not? No, please do not convert any square matrix by using row and column operation in diagonal scalar or upper or lower triangular matrix. It's too lengthy process. मैं ये नहीं कहूंगा कि इससे आता नहीं है, आ जाएगा, मैं ले आऊंगा, बट इसमें बहुत सारी इश्यूज हैं। आपको ये प्रॉपर्टी कब यूज करना है? जब आपको बना बनाया एक रेडीमेड मिलता है, कि एक रेडीमेड चीज मिलती है कि एग्जामिनर ने ही आपको दे दिया अपर ट्राइंगुलर, एग्जामिनर ने ही आपको दे दिया लोअर ट्राइंगुलर, तो आप डायरेक्टली क्या कर लो, आप डायरेक्टली उसको देखो और देखने से बोलो कि सर ये लोअर ट्राइंगुलर है, गिवन है, तो डायगोनल मेरे आइगन वैल्यूज हैं। अदरवाइज आप प्लीज मत, मेरे हिसाब से बिल्कुल यूज नहीं कर। ओके, चलिए, अब जो ये 9th वाली प्रॉपर्टी मैंने यहाँ लिख दिया, लेकिन वो अगले पेज पे हम बात करेंगे। 9th वाली जो प्रॉपर्टी जो आपको जो समझना है, इसके कुछ एक एग्जांपल मैं लेकर चलूंगा यहाँ पर, जरा ये प्रॉपर्टी हमने, तो ये मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ, ये मन से ले रहा हूँ ना, इसलिए आप इसको ये मत बोलना कि सर ये एग्जांपल सही है कि गलत है क्या नहीं है। आई एम जस्ट राइटिंग बाय माय ओन, कुछ भी जो मुझे समझ में आ रहा है, जैसे 102 लिख दिया है मैंने, 211 लिख दिया है, 314, ये मुझे नहीं पता। अब एग्जामिनर ने मान लो फर्ज करे कि पूछा, देन कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन विल बी, खूब सारे क्वेश्चन मिलेंगे आपको, हाँ, विल बी क्वेश्चन मार्क, और ये 4 ऑप्शन, ये 4 ऑप्शन हाइपोथेटिकल है, मन से बना रहा हूँ यही की समझाने के लिए, ठीक है। प्लीज डोंट कंसिडर दिस एग्जांपल एज अ क्वेश्चन,
सर आप बाद में बोलोगे अरे सर आपने क्वेश्चन गलत करवा दिया। नो, अब ये एग्जामिनर ने मान लो ऑप्शन दी, ठीक है, माइनस लैम्बडा क्यूब प्लस 4, ये मन से लिख रहा हूँ प्लीज इसको मत देखिए, इक्वल टू 0, माइनस लैम्बडा क्यूब प्लस 5 लैम्बडा स्क्वायर प्लस 3 लैम्बडा माइनस 4 इक्वल टू 0, ये सब जैसे ले लिया है, माइनस लैम्बडा क्यूब प्लस 6 लैम्बडा स्क्वायर माइनस 2 लैम्बडा प्लस 8 इक्वल टू 0। और एक और कुछ भी ले लेते हैं। अब आप जरा समझिए कि ये क्वेश्चन मान लीजिए क्या आया। अब अगर ये क्वेश्चन एग्जाम में आपको मिलता है तो ये क्यों आता है क्वेश्चन, एग्जामिनर को ही पता है कि मतलब जो भी स्टूडेंट गेट की थोड़ी ठीक ठाक प्रिपरेशन करते हैं उनको 5-10 साल तक तो याद रहता है सम ऑफ डायगोनल ऑफ अ मैट्रिक्स इक्वल टू सम ऑफ आइगन एंड द डिटरमिनेंट ऑफ मैट्रिक्स इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यू, तो वो जल्दी से तेजी से कोशिश करते हैं कि वो यहाँ लगाए। अब जरा सुन लो, इतने सारे ऑप्शन है सॉल्व करने के। ऑप्शन नंबर 1, यहाँ पर इस मैट्रिक को डिटरमिनेंट के फॉर्म में ले लो, डायगोनल में सभी दूर माइनस लेमड़ा कर लो, समझ ही गए होंगे, डिटरमिनेंट ऑफ ए माइनस लेमड़ा ही निकालो और उसको सॉल्व करो 5-7-10 मिनट में। आपकी किस्मत चले, बाई चांस आपकी किस्मत चल जाए तो आप यहाँ पर इसमें से कोई ऑप्शन टिक कर देना, एक आंसर हो गया। लेकिन हाँ, वो प्रोसेस है इसलिए बोलता हूँ, लेंथी प्रोसेस है। सेकंड तरीका, 4 कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन है, चारों कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन के रूट निकालो। तो रूट अगर आ जाएंगे यहाँ पर तो आपके यहाँ पर 3 आइगन वैल्यू, यहाँ पर 3 3 3 3, तो सभी आइगन वैल्यू का सम कर लो, उनका प्रोडक्ट कर लो, और वो जो प्रॉपर्टी बताई थी कि डायगोनल ऑफ मैट्रिक्स का सम और आइगन वैल्यू का सम से आप सॉल्व कर। बट आप अपने आप को जानते होंगे कि आप कितनी तेजी से ये आप कर सकते हैं। अब इसका एक और तरीका है, इसका एक और तरीका है, एक और तरीका है क्या, लेट मान लेते हैं कि डिटर्मिनेंट की वैल्यू 8 है, फॉर एग्जाम्पल, की डिटरमिनेंट की वैल्यू 8 है, ये आपने निकाली। आप 20 सेकंड खर्च कीजिए, उस 20 सेकंड में डिटरमिनेंट ऑफ ए निकालिए, और ये जो डिटरमिनेंट ऑफ ए है, इस पूरी जो चारों ऑप्शन में जो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन होगा उसमें विदाउट लैम्बडा मतलब कांस्टेंट वाली पोजीशन पे टिमटिमा रहा होगा वहां। आप समझ रहे हो मेरी बात, मैं क्या कह रहा हूँ? मतलब जो 9th वाली प्रॉपर्टी है वो ये है कि इन एवरी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, in every characteristic equation, determinant of A found the, ये देखो मेरी लैंग्वेज से ही समझ जाओ कि मैं खुद से ही, प्लेस ऑफ कांस्टेंट, वो कांस्टेंट की प्लेस पे आपको मिल जाएगा। तो आप चाहें तो होगा क्या, आप जितने भी क्वेश्चन इस तरह के पूछे गए हैं उन सारे क्वेश्चंस में ये मैंने जानबूझ के कर दिया कि 2 है -4 है 8 है 1 है, आप are or in all 4 options, in 2 options there were same number and in 2 options there were same number. So whenever you evaluate determinant of A, तो वो 4 में से out of 4 option 2 option will be eliminated instantly. But जो मैं आगे बोल रहा हूँ वो मुश्किल है, वो पॉसिबल नहीं है, अभी तक तो नहीं आया। मान लीजिए कि डिटरमिनेंट की वैल्यू 8 है और ये यहाँ पर ये पहले ऑप्शन में भी यहाँ 8 है, यहाँ भी 8 है और यहाँ भी 8 है, मतलब अगर आप डिटरमिनेंट निकालते हो तो प्रॉपर्टी तो फेल हो जाएगी, आप यू कैन वोंट बी एबल टू एनालाइज। ओके, अब अगर ऐसा कुछ हो जा रहा है, मान लीजिए कि ऐसा कुछ हो जाता है, तो आप क्या करेंगे? बहुत सिंपल है, आप यहाँ पर मैट्रिक के डायगोनल का सम निकालिए। मैं यहाँ पर कोई और पेन ले लेता हूँ, ब्लैक ले लेते हैं, ये मैट्रिक के डायगोनल का सम निकालिए। 4 + 2 ये क्या हो गया 6, ये जो 6 है वो आपको उस कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन में लैम्बडा स्क्वायर का जो कोएफिशिएंट है वो वहां मिलेगा। मतलब ये 3 क्रॉस 3 की बात कर रहा हूँ। इफ ऑर्डर इज 3 क्रॉस 3 देन द सम ऑफ डायगोनल ऑफ अ मैट्रिक्स इज अ कोएफिशिएंट ऑफ लैम्बडा स्क्वायर। If order is biquadratic, that is 4 cross 4, and the sum of diagonal of a matrix is found in the coefficient of lambda cube. पावर n है तो n-1 का कोएफिशिएंट आपका हमेशा डायगोनल ऑफ मैट्रिक्स मिलेगा। तो आप क्या बोल सकते हैं कि इन एवरी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन,
एक काम करते हैं, एवरी लिखने की बजाय मैं एग्जांपल इसको थोड़ा सा ऐसा दे देता हूँ, इन कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, बाकी आप बढ़ा लेना, ऑफ ऑर्डर 3 × 3, तो द सम ऑफ डायगोनल ऑफ अ मैट्रिक्स, द सम ऑफ diagonal elements of matrix is coefficient of lambda square। अब मैं 3 × 3 बोल रहा हूं, अब अगर n × n हो तो n-1 लिख लेंगे। अब ये जो कहानी है, ये जो भी मैंने यहाँ समझाया, ये मैंने इसलिए समझाया कि बहुत सारे स्टूडेंट्स को बेसिक्स याद नहीं होते। तो दो स्टूडेंट्स who are not able to remember the basics of calculus और algebra, तो वो चाहे तो ये दो दो प्रॉपर्टी काम चला सकते हैं। बट मैं इसको आगे एक अगले पेज पे कुछ और एक्सप्लेन कर रहा हूँ, आप देखिएगा। ये देखिए, अब इस मैं यहाँ पर कुछ अपन बात कंसेप्ट, हम आई एम कंसिडरिंग वन क्यूबिक इक्वेशन। थोड़ा देखिएगा, ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d इक्वल टू 0, कॉमा a नॉट इक्वल टू 0। मैं क्यूबिक लिख रहा हूँ, लेकिन आप स्टूडेंट्स को मैं एक क्वाड्रेटिक का एग्जांपल रिमेंबर कराता हूँ। एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, ए नॉट इक्वल टू 0 होता है, तो दैट वाज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आप सभी को पता है कि उसमें कुछ रूट्स मान लेते हैं अल्फा बीटा, तो याद आता है कुछ, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी बाय ए, अल्फा बीटा इक्वल टू सी बाय ए। आई एम जस्ट यूजिंग दिस कंसेप्ट, बट आई एम कंसिडरिंग द हायर ऑर्डर। अब आप एक बात बताइए कि ये कौन है? इसका एक रूट अल्फा हो गया, एक रूट हो गया बीटा, एक रूट हो गया था। अब अगर ये जो इक्वेशन है, इसको या तो आप क्या बोल सकते हैं, या तो आप बोल सकते हैं कि सर ये क्यूबिक इक्वेशन है, ठीक है, और आप इसको कह सकते हैं कि ये एक कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन है। अरे क्यूबिक इक्वेशन हो या बात कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन की, तो क्यूबिक इक्वेशन ही हुई। तो अगर ये हुई, तो ये अल्फा बीटा गामा, या तो आप रूट्स बोल दो, या आप इनको बोल दो आइगन वैल्यूज। क्यों? आप देखिए ना, आज जब से लेक्चर स्टार्ट हुआ है, तब से हम कर क्या रहे हैं, हम अल्टीमेटली वो जो टर्मेंट ऑफ ए माइनस लेमड़ा निकालने के बाद वो जो क्यूबिक इक्वेशन आती है, जिसको हम करेक्टरिस्टिक इक्वेशन बोलते हैं, अल्टीमेटली वही तो क्यूबिक इक्वेशन है। अब आपको ये याद होगा कि जो सम ऑफ रूट है अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, इनफैक्ट मुझे यहाँ नहीं लिखना चाहिए, थोड़ा सा और स्पेस की रिक्वायरमेंट होगी। मान लीजिए ऐसा लिखते हैं हम, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू, या इसके पहले भी एक लाइन लिखता हूँ, तो देखिए ये कॉमन निकाला, एक्स क्यूब प्लस बी बाय ए स्क्वायर प्लस सी बाय ए एक्स प्लस ई बाय ए और इक्वल टू 0। ठीक, अगर हम यहाँ लिखें अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू माइनस बी बाय ए, ठीक है, इसको हम नाम दे देंगे कंसेप्ट टू रिमेम्बर करके। अब आप जरा बताइए, याद आता है कुछ, अल्फा प्लस बीटा सम ऑफ रूट इक्वल टू माइनस बी बाय 2 में क्या होता था? क्वाड्रेटिक इक्वेशन मतलब 2 डिग्री में क्या होता था? अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी बाय ए। नाउ अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इक्वल टू बाय, ठीक, एंड द लास्ट इज अल्फा बीटा गामा इक्वल टू माइनस बी बाय। इसका कंसेप्ट बहुत सिंपल है कि अगर यहाँ पर इक्वेशंस, अगर इक्वेशंस यहाँ पर इक्वेशन का डिग्री अगर 2 है, तो इस तरह की 3 इक्वेशंस आएंगे, एट दैट मोमेंट 2 इक्वेशंस आर, okay, and the degree of equation is 3, then there are 3, and if the degree of biquadratic, तो ये 4 इक्वेशन हो जाए। आप इनमें से मान लीजिए कि कुछ स्टूडेंट इसको ये बोलते हैं कि ये कौन है, ये सम ऑफ रूट है, कोई गलत थोड़ी है, ये सम ऑफ रूट्स। बट मैं इसको कह रहा हूं कि सम ऑफ रूट आप जब बोल पाओगे
जब आप ये कहोगे, जब आप इसको सम ऑफ रूट, आप इसको जब ये कह पाओगे कि जब ये इसको आप यू आर व्हेन यू आर कंसीडरिंग एज अ इक्वेशन, बट आई एम कंसीडरिंग एज अ कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, तो ये क्या मैं इसको बोल सकता हूँ सम ऑफ आइगन वैल्यूज, बिकॉज अल्टीमेटली वो जो रूट है वही कौन है, वही तो आइगन वैल्यूज है। और आप जरा ध्यान से देखिए कि ये जो सम ऑफ आइगन वैल्यूज है ये किसके इक्वल हो रहा है, माइनस बी बाई ए के। सम ऑफ आइगन वैल्यू ही कौन है, अब यहाँ पे सम ऑफ रूट हटा देते हैं, सम ऑफ आइगन वैल्यू है, और सम ऑफ आइगन वैल्यू ही किसके इक्वल होता है, किसके इक्वल होता है, सम ऑफ आइगन वैल्यू। उसको जरा इधर से लेकर जा रहे हैं। सम ऑफ आइगन वैल्यू क्या है, कुछ माइनस बी बाय, और यहीं से एक और ब्रांच निकाली और यहां लिख लिया इक्वल टू सम ऑफ डायगोनल, आज भी प्रॉपर्टी की प्रॉपर्टी, डायगोनल एलिमेंट्स मैट्रिक्स। तो ये मैंने कंसेप्ट वहीं से चुराया है या वहीं से कॉपी पेस्ट किया है कि सम ऑफ डायगोनल ऑफ अ मैट्रिक्स और सम ऑफ आइगन वैल्यू सेम होते हैं, और ये सम ऑफ आइगन वैल्यू, इसलिए मैंने आपसे कहा कि जो मैट्रिक के डायगोनल का जो सम है, इसमें इंपॉर्टेंट लाइन ये रहा, ये पोर्शन बड़ा इंपॉर्टेंट है कि अगर हम यहाँ बात कर रहे हैं तो सम ऑफ डायगोनल ऑफ अ मैट्रिक्स, ये माइनस बी बाय साइन पे मत जाइएगा, साइन तो जस्ट माइनस प्लस तो हर एक में एडजस्ट हो जाएगा, आप इस बी बाय ए पे जाओ। बी बाय ए इज अ कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, एंड व्हाट आई हैड टोल्ड यू अर्लियर in the previous properties, the sum of diagonal of a matrix is a coefficient of lambda square. You can replace this x by lambda and just आप अंडरस्टैंड कर सकते हैं कैसे। अब जरा यहाँ देखिए ये क्या है, ये मैं कहूंगा प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, यही बोलूंगा प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। ओके, मान अब रूट्स ही कौन है, आइगन वैल्यू, तो मैं इसको ये भी बोल सकता हूँ कि प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यूज। और आज ही हमने क्या समझा था कि प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यू किसके इक्वल होता है, डिटर्मिनेंट के। तो अब जरा आप ये देखिए कि ये डिटर्मिनेंट किसके इक्वल हुआ, माइनस डी बाई ए के। और माइनस डी बाई ए मतलब वही माइनस को आप इग्नोर करिए कि डी बाई ए कौन है, ये कांस्टेंट की पोजीशन है। तो वही प्रॉपर्टी जो मैंने ऊपर साइड पे लिखी थी, ये प्रॉपर्टी मैंने यहाँ पर फिर से लिखी। ये बात समझ में आएगी अपन लोगों को। बस आखिरी की कुछ दो प्रॉपर्टी और है, तो अपना आइगन वैल्यू से रिलेटेड एक जो वो है, वो अपना बात यहाँ पर हो जाएगी। चलिए तो अपन आगे बढ़ते हैं, कुछ और प्रॉपर्टी की बात करते हैं। आप देखिए, हमारे एक सेकेंड, एक पेज और मैं कॉपी कर लेता हूँ दूसरों। तो यहाँ हम ये वापस ऊपर चलते हैं, ये हो गया एक, कुछ और डिस्कस करते हैं यहाँ। अगर आप देखिएगा, एक सेकेंड मुझे, एक सेकेंड। अब जैसे हमने मैट्रिक्स में कुछ माइनर्स वगैरह पढ़े थे, माइनर्स, अब पर माइनर को फिर से एक बात अपन डिस्कस करते हैं। सबसे पहले मुझे स्टूडेंट से एक बेसिक की रिक्वायरमेंट होगी, एंड दैट बेसिक इज कॉल्ड, कितनी प्रॉपर्टी हो चुकी है अभी तक, मैं कितनी लिखवा चुका हूँ, यहाँ पर लिख रहा हूँ रेड पेन से कंसेप्ट। ओके, यहाँ पर लिख रहा हूँ कंसेप्ट टू रिमेम्बर। ये कौन सी 10 प्रॉपर्टी, ठीक है। अब दो तीन प्रॉपर्टी और बची है। मैं मान लेता हूँ, मैं समझता हूँ कि आप लोगों को सिमेट्रिक मैट्रिक आता हो, मैट्रिक एग्जाम्पल यहाँ देखिए, 102 एग्जाम्पल है, 02
यहाँ पर 3 ले लेते हैं और यहाँ 0 कर देते हैं। यहाँ पर 12 हो जाएगा और अब आप जरा एक बात देखिए, ये जो मैंने एक मैट्रिक लिया है, ये 3 क्रॉस, ठीक है। नंबर 1, मैट्रिक इज सिमेट्रिक। मैट्रिक्स इज मैट्रिक, एक प्रॉपर्टी बात करूंगा मैं, लेट बात करूंगा। सिमेट्रिक दैट मींस इसका ए और ए ट्रांसपोज सेम है। आई होप जितने भी स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं उनको ये याद होगा कि किसी भी मैट्रिक का जो मैट्रिक है, वो मैट्रिक और उसका जो ट्रांसपोज है वो अगर सेम हो जाए तो वो मैट्रिक क्या कहलाता है? सिमेट्रिक कहलाता है। नंबर 1 तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ, मैट्रिक इज, मतलब जो भी मैं प्रॉपर्टी बना रहा हूँ के लिए फर्स्ट इंपॉर्टेंट लाइन है मैट्रिक का सिमेट्रिक होना। अगर मैट्रिक सिमेट्रिक नहीं है तो आपका खेल खत्म, ठीक है। एक बात, तो एक बात बड़ा अजीब से तरीके से यहाँ आएगी, आप जरा समझिएगा। अब इस मैट्रिक्स का, अगर मैं आप लोगों में से किसी से भी पूछूं कि मुझे इसके डिटर्मिनेंट की वैल्यू, डिटर्मिनेंट 3 क्रॉस डिटर्मिनेंट की वैल्यू बताइए, तो जरा देखिए 15 हो गए, ये तो बीच में 0 है, और +2 के साथ 0 -6 तो 12 हो गया, तो 15 - 12 दैट इज 3 आया। ओके, अब ध्यान से देखिएगा मैं क्या क्या कहना चाह रहा हूँ। अगर आपको याद हो तो रैंक वाले लेक्चर में मैंने एक वर्ड यूज करा, माइनर। मैंने एक वर्ड यूज करा था, माइनर ऑफ मैट्रिक्स। अब व्हाट इज माइनर ऑफ मैट्रिक्स? कभी भी कोई आपसे पूछता है व्हाट आर द माइनर्स ऑफ मैट्रिक्स, तो कुड गेट टू आंसर। एक आंसर, सर मैट्रिक्स जैसे आप ये जो अभी आप जो स्लाइड पे जो मैट्रिक्स देख रहे हैं, वो मैट्रिक कैसा है? वो मैट्रिक है 3 क्रॉस 3। 3 क्रॉस 3 का मैट्रिक्स हुआ। 3 क्रॉस 3 से लेसर नंबर, छोटे नंबर 2 क्रॉस 2 के, उससे छोटा नंबर कौन कौन से है? 2 और 1, और वो भी छोटे, वो भी नॉन जीरो। तो आप बोलोगे सर देर आर 2 माइनर्स आर पॉसिबल, 2 क्रॉस 2 एंड 1 क्रॉस 1। हो गया ये, बट अब इसको अपडेट कर, हमेशा याद रखें, जो 3 क्रॉस 3 मैट्रिक्स है उसको आप मैट्रिक्स भी बोल सकते हैं और आप माइनर भी कह सकते हैं। बट देर इज वन कैच, और वो क्या है कि अगर कोई आपसे पूछता है कि ये 3 क्रॉस 3 मैट्रिक्स है, वो ठीक है, आप उसको माइनर भी बोल रहे हो तो आपकी मर्जी है, नाम ही तो बदल रहे हो, कोई बड़ी बात तो है नहीं। बट यहाँ पर बताइए कि ये जो 3 क्रॉस 3 मैट्रिक्स है, इसमें से हाउ मेनी 3 क्रॉस 3 माइनर्स आर पॉसिबल इन दिस क्वेश्चन? आप क्या बोलोगे? ओनली 1। मतलब 3 क्रॉस 3 का माइनर आप कह सकते हो। यूजुअली माइनर की डेफिनेशन में मजा जब आता है जब नंबर ऑफ माइनर ज्यादा हो। जैसे मैं आपसे कहूं कि अब 3 क्रॉस 3 से छोटा माइनर बोलो 2 क्रॉस 2, अब 2 क्रॉस 2 में क्या होगा? 1003 पहला माइनर, 0230 एक और माइनर, 3005 0320 एंड एंड सो ऑन। मतलब रैंक में हम पढ़ चुके हैं कि 3 क्रॉस 3 मैट्रिक्स में 9 2 क्रॉस 2 के पॉसिबल माइनर, ठीक है। अब मैं बात करता हूँ 1 क्रॉस 1 का। तो 1 क्रॉस 1 इज जस्ट एन एलिमेंट। तो 1 क्रॉस 1 मीन्स ये एक एलिमेंट है, ये माइनर है, ये माइनर है, ये इंडिविजुअल माइनर है, तो टोटल एलिमेंट 9। तो देर आर 9 पॉसिबल 1 क्रॉस 1 माइनर्स। इन ऑल अगर आप समझेंगे तो क्या हुआ? इन ऑल ये हुआ, अगर आपको इससे पूछता है कोई भी हाउ मेनी पॉसिबल माइनर्स आर देयर, तो आप क्या बोलोगे? सर देयर आर 3 पॉसिबिलिटी ऑफ माइनर्स। नंबर 1 इज देयर आर 3 टाइप्स। Number 1 is 3 क्रॉस 3 in which only one minor exists. Number second, 2 क्रॉस 2 minor in which there are 9 possible minors. And number 3, 1 क्रॉस 1 minor in which only in which 9 1 क्रॉस 1 possible minors. मैं ये सब क्यों बात कर रहा हूँ? ये मैं इसलिए बात कर रहा हूँ कि अब आप एक काम कीजिए। मैंने क्या कहा? डिटर्मिनेंट ऑफ ए दैट इज 3 क्रॉस 3 so 3 है। मतलब ये पहला पहला माइनर, पहला है ना, पहला माइनर। अब 2 क्रॉस 2 में बहुत सारे माइनर पॉसिबल है, लेकिन उसका भी पहला माइनर, अगर मैं उसके भी पहले माइनर के डिटरमिनेंट की वैल्यू आपसे पूछूं तो 1003 ये उसका पहला है। और भी है, बट मैं फर्स्ट को कंसीडर कर रहा हूं। 2 क्रॉस 2 और इक्वल टू ये 3 आया, अगेन 3 आ गया।
किस्मत देखो कैसी है। और तीसरा केस कि अगर मैं आपसे 1 क्रॉस 1 माइनर का पहला माइनर पूछूं तो ये वन इटसेल्फ वन एलिमेंट है इक्वल टू वन। ये सब मैं क्यों निकाल रहा हूं? ऐसे बहुत सारे, सबसे पहले मैंने क्या किया है, 3 क्रॉस 3 का पहला, 2 क्रॉस 2 का पहला और 1 क्रॉस 1 के पहले माइनर। ये जो फर्स्ट माइनर है ये कहलाते हैं कॉल्ड प्रिंसिपल माइनर। क्या कहते हैं? फर्स्ट माइनर, फर्स्ट माइनर ऑफ एवरी ऑर्डर, एवरी ऑर्डर कॉल्ड प्रिंसिपल माइनर, प्रिंसिपल माइनर। ओके, ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट लाइन याद रखना है, बेहद इंपॉर्टेंट है। क्यों कर रहा हूं मैं इसका रीजन आप आखिरी चीज चीज में क्वेश्चन से बता देता हूं, एक इंपॉर्टेंट। यहाँ पर प्रॉपर्टी बनाते हैं, प्रॉपर्टी नंबर 11। In every symmetric metric, in every symmetric है, ध्यान रखिएगा, symmetric matrix, matrix, if the determinant value, ध्यान से देखना, determinant value of all possible प्रिंसिपल, पॉसिबल नहीं लिखते ऑफ, तो अंडरस्टूड सी बात है कि ऑल पॉसिबल तीन ही होंगे, 3 क्रॉस 3 है तो तीन ही, ऑल पॉसिबल, ऑल प्रिंसिपल, डिटरमिनेंट वैल्यू ऑफ ऑल प्रिंसिपल माइनर्स इज पॉजिटिव, इज पॉजिटिव। मान ली, देख लो आप, दिखा भी रहा हूं मैं एग्जांपल है कि यहाँ पे तीनों के डिटरमिनेंट की वैल्यू पॉजिटिव आई है ना। शोज, क्या दिखाता है ये, शोज ऑल आइगन वैल्यूज आर पॉजिटिव। वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, आप ध्यान से देखिए मैं क्यों करवा रहा हूं। एग्जाम में क्वेश्चन आया, अगर ये जो क्वेश्चन मैं बोल रहा हूँ कंफर्म सिमेट्रिक होगा नहीं तो आएगा ही। एग्जामिनर ने एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स दिया और उसने कहा हाउ मेनी पॉजिटिव आइगन वैल्यूज एग्जिस्ट। अब उसने ना तो ऑप्शन में आइगन वैल्यू दिए हैं, तो आप सम ऑफ डायगोनल और डिटरमिनेंट की प्रॉपर्टी लगा लोगे, उससे कुछ भी नहीं दिया, फिलिंग कर लेंगे बस। अब इसका क्या तरीका है? अब इसके तरीके तो वैसे मैं बहुत आगे सीखेंगे, अपन कल वाले लेक्चर में भी आगे अपन सीखेंगे। बट जब आपको कुछ इंस्टेंट कुछ पता ही नहीं चल रहा है तो आपके पास क्या है, 20 सेकंड में आप डिटरमिनेंट निकाल लो। अगर आपके पहले इसके डिटरमिनेंट की वैल्यू मान लो पॉजिटिव आ गई, इसका मतलब एक आइगन वैल्यू पॉजिटिव। अब फटाफट से पहला, जल्दी से, 2 क्रॉस 2 का पहला कितनी देर लगना है, 3 - 0 2 सेकंड लगना है, 22 सेकंड में दूसरा हो जाएगा, ये भी पॉजिटिव आ गया, और 23rd सेकंड में भी तो पॉजिटिव दिखता ही है। तो अगर ये तीनों पॉजिटिव आपको नंबर मिल जाए तो देयर इज नो नीड टू इवैल्यूएट ऑल आइगन वैल्यूज ऑफ मैट्रिक्स, यू कैन डायरेक्टली से दैट सर बिकॉज़ द मैट्रिक्स इज सिमेट्रिक एंड द डिटरमिनेंट वैल्यू ऑफ ऑल पॉसिबल माइनर्स आर पॉजिटिव, देयरफॉर ऑल आइगन वैल्यूज आर पॉजिटिव। ये बेहद इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। अब मैं यहाँ बोल रहा हूँ वो आप लिख लेना है यहाँ पर। क्या? फर्ज करो फॉर एग्जांपल मैट्रिक्स सिमेट्रिक है और इस आइगन वैल्यू ये इसका डिटरमिनेंट नेगेटिव आ गया, इसका डिटरमिनेंट नेगेटिव, एक एग्जांपल ले लो, किसी का भी आ सकता है, डिटरमिनेंट नेगेटिव आ गया और इन दोनों का पॉजिटिव आ गया, तो आप क्या कहोगे, सर इन ऑल थ्री प्रिंसिपल माइनर, one principal minor determinant value is negative and remaining two is positive. This shows two eigenvalues are positive and one is negative. Very very important property है ये। मैं इसको यहाँ पर रेड पेन से ये स्टार लगा देता हूँ, ये बेहद इंपॉर्टेंट, काफी हेल्प होगी इससे। अब अगर हम एक लास्ट स्टेप और देख लेते हैं, एंड भी होने वाला है, लेक्चर भी खत्म ही होने वाला है, और ये जरा प्रॉपर्टी है, सिंपली तो याद रखने वाली प्रॉपर्टी है 12th। इफ λ1 λ2 आर आइगन वैल्यूज ऑफ ए, ठीक है, मान लेते हैं कि λ1 और λ2 जो है वो आइगन वैल्यूज है किसकी, ए की आइगन वैल्यू। देन ये बेहद इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, सारी आपको याद रखना है। देन क्या बोलेंगे, देन द एक सेकेंड,
then the eigen values of a to the power m, मतलब a का eigen value lambda 1 lambda 2 है, then the eigen values of a to the power m are lambda 1 to the power m comma lambda 2 to the power m. मतलब आपको सिंपल है कि फॉर एग्जांपल आई एम टेलिंग यू कि the eigen values of a are 1 2 या -2 and 3 1 से लिखो, and what are the eigenvalues of a square या or a cube, then you just have to square your eigenvalue -2 square and 3 square या -2 cube and 3 cube. बहुत सिंपल है. ये क्यों होता है ये अपन कल बात कर पाएंगे, आज वो टाइम खत्म हो जाएगा, फिर बात करते हैं. then the eigen values of a plus minus a are k plus minus lambda 1 comma k plus minus lambda 2. मतलब कुछ ऐसा कि if the eigenvalues of a are 2 and 3, what are the eigenvalues of a plus 5? क्या करना है? 2 plus 5 and 3 plus 5, same for minus. माइनस कुछ है ही नहीं, एडिशन ही होता है. एडिशन एक्चुअली जो सबट्रैक्शन एडिशन है मेरे हिसाब से तो एडिशन होता है. आप 5 में 2 ऐड करो तो 7 आता है, और 5 में -2 ऐड करो तो 3 आता है. मैं ऐड बोलता हूँ, बात एक ही है. Then the eigenvalues of k a are k lambda 1 comma k lambda 2. क्या हुआ? If the eigenvalues of a are 2 and 3, then the eigenvalues of 3a क्या होगा? 3 into 2 and 3 into 3 कर दो मल्टीप्लाई, हो जाएगा काम. Now, the eigenvalues of a inverse or 1 upon a are 1 upon lambda 1 comma 1 upon lambda 2. सिंपल है, आप समझ ही गए होंगे कि अगर आइगन वैल्यू, if the eigenvalues of a are 2 and 3, then the eigenvalues of a inverse are 1 by 2 and 1 by 2. तो शायद आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा. शाम में सेम लेक्चर सेम समय 5 o'clock 5 to 7 हम इसी चीज को आगे बढ़ाएंगे. ओके, तो आज के लिए इतना ही, और हम मिलते हैं कल कल शाम में 5 o'clock. बाय.